इस देश में 0.5% जीडीपी साइंटिफिक रिसर्च पे खर्च होती है और ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है, जबकि चाइना का 3 गुना बढ़ा, फिर उसके बाद अब लगभग 4% जीडीपी का हो गया है। तो हम चाइना से compete नहीं कर सकते। अब इसमें 0.5% में अगर मैं लूं या 0.75 ले लें या इवन 1 ले लें, तो उसमें क्या हुआ है, इसमें किस तरह की रिसर्च को फंड किया जा रहा है बहुत बेशर्मी के साथ। ये दोनों डिपार्टमेंट्स पहली बार इस मुल्क के अंदर लोगों से ये कह रहे हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशंस को अब 5 गव्वे के ऊपर, यानी गाय के मूत्र के ऊपर, गाय के गोबर के ऊपर, गाय के दूध के ऊपर, गाय दही के ऊपर और घी के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। और मैं क्यों सूडो साइंस कह रहा हूं इसको, क्योंकि इसमें आपने पहले ही बता दिया है कि क्या निकालना है, कंक्लूजन क्या आना चाहिए। कंक्लूजन ये आना चाहिए कि अगर आप मूत्र पीते रहें गाय का तो फिर आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। कंक्लूजन ये निकालना है, इसके बिना आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। आपको गोबर में ये निकालना है कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड होगा तो हमें गोबर की लेयर बचा लेगी। गोबर और गाय का पेशाब खरीदने में पैसा क्यों खर्च करना, वो तो मुफ्त ही अवेलेबल है भारत में, उसमें भी पैसा खर्च किया गया है। 3 करोड़ में से 1.5 या 1.6 करोड़ इतना महंगा पेशाब और गोबर खरीदा गया गाय का। ये कहाँ ऐसा बिक रहा है सर? अब हमारे यहाँ कम से कम 50 इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। 50 जिनको प्रोजेक्ट्स मिले। मंतरों से बीमार के ऊपर क्या असर पड़ता है वो भी दिया जा रहा है। हवन से वातावरण पे क्या पड़ता है वो भी दिया जा रहा है। तो आप साइंटिस्ट को डिमोरलाइज कर रहे हैं, आप साइंटिस्ट को धकेल रहे हैं सूडो साइंस करने के लिए, संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए आप साइंटिफिक एंडेवर लगा रहे हैं। राम सेतु के ऊपर आप रिसर्च करवाना चाहते हैं। क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? हम कहां से कहां आ गए? वेलकम बैक ऑन किंतु परंतु सर। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए एक बार फिर। पिछली बार तो ऑडियंस ने बहुत सपोर्ट भी किया था और उन्हें बहुत पसंद आई थी आपकी बातें। और ये जो हमारा सवाल है कि एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पे हमने विज्ञान, तर्क और फैक्ट जो तथ्य हैं, तो विज्ञान, तर्क और तथ्य इन सब से पीछा छुड़ाने की कोशिश की है। लगातार हमारे नेता भी ऐसी बातें कर रहे हैं, हमारे गॉडमैन भी ऐसी बातें कर रहे हैं और अब समाज में इसको कॉमन सेंस बनाया गया है। तो एक ऐसा समाज जो बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सुपरस्टिशन को, अंधविश्वास को अब आगे बढ़ाने में कर रहा है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नफ़रत को फैलाने में कर रहा है। तो क्या हम मॉडर्नाइज हुए हैं? क्या हम जाहिर है जब हम देखते हैं अपने घरों में लोगों को इस्तेमाल करते हुए चीज़ें देखते हैं तो हमें लगता है कि देश आगे बढ़ा है, हमारा समाज भी आगे बढ़ा है, लेकिन मानसिक तौर पे हम कहाँ पहुँच रहे हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। आपका क्या नज़रिया, आप साइंस से आते हैं, आप साइंटिस्ट हैं, और आप ये सब जब देखते हैं तो दिल पर क्या गुजरती है? दिल पे सांप ही लौटता है। जो डमरू के साथ नहीं था वो सांप ही बचा था, वो हमारे दिल के लिए छोड़ दिया गया था शायद। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और कभी ना कभी हमें समाज में पूछना पड़ेगा जो आप पूछ रही हैं। इस वक्त 2014 के बाद से एक नया दौर शुरू हुआ है जिसमें ऑल आउट हमला है, चौतरफा, साइंटिफिक रैशनैलिटी के ऊपर, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, साइंस के ऊपर, साइंटिफिक कम्युनिटी के ऊपर, और उसके साथ साथ पब्लिक में जो साइंस होनी चाहिए और साइंस की समझ जानी चाहिए आम इंसान तक, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये चौतरफा हमला क्यों कह रहा हूँ? इसका कोई एविडेंस होना चाहिए। तो हमें दिखाई देता है कि इस देश में 0.5% जीडीपी साइंटिफिक रिसर्च पे खर्च होती। 0.5? हाँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो आंकड़ा दिया जाता है वो 0.75 तक का दिया जाता है और ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है, जबकि चाइना का 3 गुना बढ़ा, फिर उसके बाद अब लगभग 4% जीडीपी का हो गया है और उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी, यही मैं सोच रही हूँ। 2000 तक उनका हमारे बराबर है
0.5% है, और 2000 के बाद बिल्कुल जिसको एक्सपोनेंशियल राइज कहते हैं वो है। तो हम चाइना से compete नहीं कर सकते। अब इसमें 0.5% में अगर मैं लूं या 0.75 ले लें या इवन 1 ले लें %, तो उसमें क्या हुआ है 2014 के बाद? मैं क्यों कह रहा हूं कि बहुत बड़ा और भयानक बदलाव आया है। इसमें किस तरह की रिसर्च को फंड किया जा रहा है बहुत बेशर्मी के साथ, उसे हम सूडो साइंस कहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डीबीटी, ये दो बड़े फंडिंग एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की तरफ से जिनसे ज्यादातर फंड जाता है। इसमें जाहिर है कि डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज और शामिल कर लिया जाना चाहिए। ये दोनों डिपार्टमेंट्स पहली बार इस मुल्क के अंदर लोगों से ये कह रहे हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशंस को अब 5 गव्वे के ऊपर, यानी गाय के मूत के ऊपर, गाय के गोबर के ऊपर, गाय के दूध के ऊपर, गाय दही के ऊपर और घी के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। और मैं क्यों सूडो साइंस कह रहा हूं इसको? क्योंकि इसमें आपने पहले ही बता दिया है साइंस के बरक्स के क्या निकालना है। कंक्लूजन क्या आना चाहिए? कंक्लूजन ये आना चाहिए कि अगर आप मूत पीते रहें गाय का तो फिर आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। कंक्लूजन ये निकालना है आपको, इसके बिना आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। आपको गोबर में ये निकालना है कि वो बहुत सारी और चीज़ों के साथ साथ, इस्तेमाल के साथ साथ उसके प्रोडक्ट्स बनाने हैं, और प्रोडक्ट्स ही नहीं बनाने खाली, बल्कि ये भी निकालना है कि जो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड होगा तो हमें गोबर की लेयर बचा लेगी। आपको दही में कुछ निकालना है इसी तरह से, और घी में इस तरह से कुछ निकालना है। तो पहले से कंक्लूजन दे दिया गया, फाइंडिंग ये आएगी। तो फाइंडिंग ये आएगी, वरना आपको मिलेगा ही नहीं प्रोजेक्ट। आप जब प्रपोज कर रहे हैं तब फिर यही प्रपोज कर रहे हैं। और ये अब हमारे यहाँ कम से कम 50 इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। 50 जिनको प्रोजेक्ट्स मिले। 50 इंस्टीट्यूशन सरकार के जो टैक्स पेयर के पैसे से चल रहे हैं, जो टैक्स वो गौमूत्र और गोबर पे को ये रिसर्च करके बताने वाले हैं कि इससे कैंसर भी ठीक होगा, इसमें बहुत सारे गुण हैं। उनके गुणों की तलाश। अब इसको कहते हैं हम सूडो साइंस। और मामला यही नहीं रुका, मामला आगे बढ़ता है तो फिर संजीवनी बूटी तलाश करने के लिए भी प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। मंतरों से बीमार के ऊपर क्या असर पड़ता है वो भी दिया जा रहा है। हवन से वातावरण पे क्या पड़ता है वो भी दिया जा रहा है। तो अब जो साइंस थी जो दुनिया कर रही थी, जहां हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होने की स्थिति में पहुंच गए थे, उसका इस 1% में से आपने और निकाल लिया। खैर, सिर्फ मामला पैसे का नहीं है, आपने साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस का कल्चर ही बदल दिया। इसलिए कि साइंस में हम ये कहते हैं कि भाई हमारी ये हाइपोथेसिस है, हम आगे बढ़ेंगे, सही मिली हुई तो कंक्लूजन निकलेगा, नहीं निकला वो कंक्लूजन तो हम फिर और कुछ तलाश करेंगे। तो साइंस ओपन एंडेड होता है, पहले से नहीं बताया जा सकता कि क्या कंक्लूजन निकलेगा। हमारे पास एक सवाल होता है, हमारे पास सवाल होता है कि भाई धरती को चांद कितना अट्रैक्ट करता है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है। हम यहां से शुरू करते हैं, ये नहीं कि शुरू में ही कह दें कि है ग्रेविटेशनल फोर्स और इतना है और इतना निकालना है। ऐसा नहीं होता साइंस में। साइंस में ओपन एंडेड होता है। दूसरे, आप क्या कह रहे हैं, 100 साल हो गए हमारे देश के अंदर केमिस्ट्री की एक मेजर परंपरा है। मॉडर्न केमिस्ट्री में हमने बहुत अच्छा काम किया है, और उसका नतीजा ये है कि पीसी रे, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है इंडिया में, वहां से लेकर अब तक जो हमने केमिस्ट्री में किया था, हर चौराहे पे एक पेशाब की जांच करने की मौजूद है लैब इस वक्त हिंदुस्तान में। आपको डॉक्टर लिख के देगा, आप जाएंगे, शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। आप क्या कह रहे हैं साइंटिस्ट? आप ये कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं मालूम कि गाय के पेशाब में क्या है। 100 साल की हमारी हिस्ट्री है और ये कहना पड़ रहा है आपको आज के लिए। तो आप
साइंटिस्ट को डिमोरलाइज कर रहे हैं, आप साइंटिस्ट को धकेल रहे हैं सूडो साइंस करने के लिए, संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए आप साइंटिफिक एंडेवर लगा रहे हैं। राम सेतु के ऊपर आप रिसर्च करवाना चाहते हैं। क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? हम कहां से कहां आ गए? हम जब गरीब मुल्क थे, जब हम इस हालत में थे कि पूरा मुल्क जख्मी पड़ा हुआ था, इतने भयानक दंगे हुए थे, आज़ादी मिली थी, उस वक्त हम कह रहे थे कि हम दुनिया की बेहतरीन साइंस की तरफ कदम बढ़ाएंगे। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम उस तरफ जा रहे हैं जहां पर साइंस को कहा जा रहा है कि हम कल्चर ही बदल देंगे। सरकार बताएगी, पॉलिटिकल पार्टी बताएगी, नेता बताएंगे कि क्या, या धार्मिक लोग बताएंगे कि क्या खोज के निकालना है। खोज के निकालना। तो ये बहुत भयानक हालात इस मुल्क के अंदर पैदा हो रहे हैं। ये एक तरह का अटैक है। मामला यही नहीं रुक रहा। बहुत शॉकिंग है सर, मैं अभी भी इसको सिंक इन नहीं हो रहा है कि 50 इंस्टीट्यूशन इस काम में लगे हैं कि पेशाब और पूप में ढूंढो। खाली वही नहीं, अब भी पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश के अंदर एक प्रोजेक्ट दिया गया था जो 3 करोड़ से 3.5 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट था। वो खबर पढ़ी मैंने जी। उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि जब आपने साइंटिस्ट को कहा तो ज्यादातर साइंटिस्ट ने नहीं लिया वो प्रोजेक्ट वहां लिया गया जहां पर करप्ट लोग बैठे हुए थे, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ करप्शन किया वहां पर। वो कहते हैं कोई फाइंडिंग ही नहीं है इसमें, और सारा पैसा खर्च कर दिया गया। कहाँ गया वो पैसा? वो पैसा गया मूत खरीदने में, गोबर खरीदने में, फर्नीचर खरीदने में, कार खरीदने में। इन चीजों में वो पैसा खर्च कर दिया गया। क्या होगा? ये अगर साइंस का हाल मुल्क में बना दिया जाएगा तो हम कैसे तरक्की करेंगे? लेकिन मेरा एक सवाल ये कि गोबर और गाय का पेशाब खरीदने में पैसा क्यों खर्च करना? वो तो मुफ्त ही अवेलेबल है भारत में, उसमें भी पैसा खर्च किया गया है। 3 करोड़ में से 1.5 या 1.6 करोड़ इतना महंगा पेशाब और गोबर खरीदा गया गाय का जी। ये कहाँ ऐसा बिक रहा है सर? मतलब मेरे ख्याल में इतने पैसे में सारे मध्य प्रदेश का गोबर खरीदा जा सकता था और उसको ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता था। मेरा ये कहना है कि जब रिसर्च करते हैं, जो केमिकल रिसर्च है किसी चीज़ के ऊपर, उसमें आपको उतना वॉल्यूम तो चाहिए नहीं कि आपको कई 100 टन गोबर चाहिए था। मतलब इट्स वेरी डिस्गस्टिंग टू इवन डिस्कस ऑल दिस, लेकिन अब करना पड़ रहा है क्योंकि वो हमारा पैसा गया वहाँ पर, इसलिए हम करेंगे इस पर बात। तो वो तो जो एक छोटी क्वांटिटी भी कुछ किलो भी इकट्ठा कर लेते। अगर ये इतना, मैं सोच रही हूँ गैया ही पाल लें और इनको सप्लाई कर दे तो हम अमीर हो जाए, हमारा टैक्स का पैसा कुछ हमें भी बेनिफिट दे दे। हम तो मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि ये क्या था। मान लीजिए कि आपके पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है और आप वहाँ पे ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एटम बॉम्ब से बचेंगे या नहीं बचेंगे, पूरे पे आपने गोबर लगा दिया, तब भी 1 करोड़ का गोबर नहीं इस्तेमाल हो सकता। 1 करोड़ का तो यहाँ करप्शन था, और शायद इसका ऑब्जेक्टिव भी करप्शन ही था। लेकिन सिर्फ यही करप्शन नहीं हुआ है। अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाएं तो वहाँ सर्च में आपको इस तरह के अब बहुत ढेर सारे पेपर्स मिल जाएंगे, रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे जो इन चीज़ों के ऊपर छापे गए। क्योंकि फिर अगर ये समाज के अंदर कल्चर बदल दिया जाए कि आपको कुछ साबित करना है, तो फिर लोग लिखेंगे भी, क्योंकि फिर उसके साथ एक साइंटिस्ट की, और ख़ासतौर से यंग साइंटिस्ट की, तो जिंदगी, उसके प्रमोशन, उसका रिकॉग्निशन, सब कुछ वही है। तो मजबूर है लिखने के लिए। तो फिर वो लिखेगा, वो प्रोजेक्ट भी लेगा, शायद कुछ और काम कर ले। अगर वो उतना करप्ट नहीं है और उसको देश से लगाव है तो कहेगा यार ये पैसा तो आ गया, यहाँ करप्ट लोग थे, उन्होंने अपने लिए गाड़ी खरीद ली, अपने लिए फर्नीचर खरीद लिया, पर हो सकता है कि वो थोड़ा सा डाइवर्ट करके अपनी साइंस में लगा दे। ये पॉसिबिलिटी। हाँ, कोई पैशनेट होगा तो उधर ही नहीं, आसान पैसा तो वही मिल रहा है। आपने साइंस पॉलिसी ही देश की बदल दी, साइंटिफिक टेम्पर को आपने लगभग जूतों के तले रौंद दिया। अगर ये एक बार एक्सेप्ट कर लिया कि हम ऐसी चीजों के ऊपर रिसर्च करने के पैसे देंगे, और वो भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देगा, ऐसे लोग फिर रिक्रूट होंगे जैसे हुए।
कि एक आईआईटी का डायरेक्टर कह रहा है कि मैं भूतों से बात कर सकता हूं। भूतों को वश में करने का कोर्स ला रहे हैं सर, मैंने अखबार में पढ़ा ये। इट वॉज सो शॉकिंग। तो हम साइंटिफिक टेम्पर से हट करके यहां पहुंच गए, पर इसकी शुरुआत यहीं नहीं हुई है। यहां तक पहुंचने में हमारे 10वां पास प्रधानमंत्री ने शुरू में ही लीड ले ली थी, जब उन्होंने कहा था कि गणेश जी जो हैं वो प्लास्टिक सर्जरी का प्रमाण है। सर एक मिनट, उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो 8वीं पास हैं, आप उन्हें 10वीं पास करने का आरोप मत लगाइए। नहीं, वो आज तक में उन्होंने कहा है कि वो 10वीं पास है। तो कौन सा माना जाएगा? जो राजीव शुक्ला को रूबरू में उन्होंने बोला है, वो 8वीं पास खुद बोला है, तो आप उन पर ये आरोप लगाएं अगर कि वो 10वां पास हैं, तो वो बुरा भी मान सकते हैं। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, ये साइंटिफिक रैशनैलिटी के ऊपर कितना बड़ा हमला है कि एक प्रधानमंत्री कभी अपने को 8वां पास कहे, कभी 10वां पास कहे, और उसको एक यूनिवर्सिटी कहे कि उसने डिग्री हासिल की है, और उनका होम मिनिस्टर कहे कंप्यूटराइज डिग्री दिखा करके कि ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए है। तो फिर आप ये सोचिए कि जब पता ही नहीं, तो फिर रैशनैलिटी कहाँ होगी? आप डेटा की क्या बात कर रही हैं, आप इंफॉर्मेशन की क्या बात कर रही हैं? आई एम सॉरी, आप कुछ बात अच्छी कहने जा रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि कभी मैं ये कह रहा था कि ये चौतरफा हमला है। एक तो ये कि इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला है, जिसके बारे में मैंने बात की। दूसरे, पॉलिटिकल फोर्स जो हमारे यहाँ होता है, जो लीड करता है सारी चीज को, वो खुद हमला करने शुरू कर दे। उसका एविडेंस प्रधानमंत्री से लेकर के उनके मिनिस्टर तक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक, चीफ मिनिस्टर्स और यहां तक के जजेस तक हमको दिखाई देता है। एक जज ये कह रहा है कि प्रजनन जो है वो आंसुओं से होता है। अभी एक साहब का बयान आया है कि जो अपर कास्ट है, उस ब्राह्मण्स का प्रजनन जो है वो मंत्रों से होता है। तो भाई ये पहले डिसाइड करना होगा कि प्रजनन का तरीका क्या है। अलग अलग लोग प्रजनन के अलग अलग तरीके बता रहे हैं आज की नई जनरेशन को। यहाँ से हुए, यहाँ से हुए, यहाँ से हुए, यहाँ डिसाइड तो कर लें कि कहाँ से होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत चिंता करने वाली बात है, क्योंकि जब पॉलिटिकल फोर्स किसी देश का और मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में हो, जब इस तरह की बात करने लगती है, जब दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र का प्राइम मिनिस्टर ये कहने लगता है कि नाले की गैस से चाय बन सकती है, तो फिर ये रेड फ्लैग ऊपर उठ चुका। ये ऐसा फ्लैग है जो आपको बता रहा है कि अगली नस्लों के साथ क्या होने वाला है। अब उसका असर इंस्टीट्यूशन पे अटैक दिखाई देता है हमको, उसका असर हमको यहां दिखाई देता है कि बाबाओं का एकदम से उभाल आ गया मुल्क के अंदर। पर कैपिटा बाबा बहुत ज़्यादा हो गए, उतनी जनता नहीं जितने बाबा प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वो कवरेज है जनता के बीच में, बाबा का जो कवरेज, मुझे लगता है नेक्स्ट बड़ा वॉर सोसाइटी के अंदर बाबाओं की आपस में ना हो जाए कि उनके पास जो भक्त जनता है उसको लेके लड़ाई लड़ने लगे वो। हाँ, लेकिन एक तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, कुछ डेटा की ज़रूरत पड़ जाती है उसमें। मैंने 10 बाबाओं के जो टॉप के बाबा हैं, उनके सारे एसेट्स को देखा और ऐड कर दिया। वो आते हैं 200 करोड़ हैं बाबा। 10 बाबा के जो पर्सनल एसेट्स हैं वो 200 करोड़ के हैं। आप 200 करोड़ पे जरा ज्यादा ध्यान दीजिए। 200 करोड़। कितने जीरो हुए? 9। हाँ, वाह। ठीक है, हमारे देश के अंदर जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल में, वो हैं लगभग 24 करोड़। 26 करोड़ थे, स्कूल बंद हुए। 2 करोड़ बच्चे अब स्कूलों में नहीं हैं। जो रिपोर्ट कह रही है वो ये कह रही है कि शायद माइग्रेशन की वजह से नहीं है, शायद लोगों ने कम बच्चे पैदा करने शुरू कर दें उसकी वजह से नहीं है।
लास्ट में वो एक जगह कहते हैं गरीबी की वजह से नहीं है, पर कहीं ये नहीं कहते कि लगभग 80,000 स्कूल बंद कर दिए गए पिछले 1-1.5 साल में। एक उसकी आंकड़ा वजह 1 लाख से ज्यादा बता रहा, सरकारी स्कूल जो बंद हुए हैं, जो लेटेस्ट आंकड़ा है, 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं। तो मान लेते हैं, गवर्नमेंट की फिगर मान लेते हैं, ठीक है, 78.9 समथिंग करोड़, उस 100, तो 80,000 के करीब स्कूल बंद कर दिए गए। ये उस रिपोर्ट में कहीं मेंशन ही नहीं है कि इसकी वजह से शायद बच्चे नहीं है, कमी आई है 2 करोड़ की। पर मान लीजिए 24 करोड़ बच्चे पढ़ते, 24 करोड़ बच्चे इस देश में पढ़ रहे हैं। एजुकेशन के ऊपर खर्चा जो है वो लगभग 80,000 करोड़ है। कितना परसेंट है जी हमारे बजट एलोकेशन का? जीडीपी का ओवरऑल हमें मालूम है कि लगभग 4-5% के करीब होता है। पर मान लीजिए कि ये 80,000 है, तो 2 करोड़ में से घटा देते हैं ये, तो 1,20 लाख बच गए। अब इसका मतलब यह है कि अगर ये बाबाओं की संपत्ति ले ली जाए तो एजुकेशन फ्री हो गई, 200 करोड़, और बच गया, करेक्ट। ये बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप, सारे बच्चों में, प्राइवेट में भी दे दीजिए, तो 5,000 रुपए महीने का, 5,000 रुपए साल का उन्हें स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। पर इसे कम कर लेते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट वालों को देते हैं, तो 10,000 का मिल जाएगा। वाह। अब मैं ये कह रहा हूं कि नॉर्मल आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि भाई सरकार के पास पैसा नहीं और इसलिए हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे। तो अगर इस सेक्टर के अंदर पैसा नहीं बन सकता तो प्राइवेट इंडस्ट्री तो नहीं आएगी, यानी पैसा बन सकता है तभी आएगी, बिल्कुल, वरना प्राइवेट वाले क्यों आएंगे? तो पैसा बन सकता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करेंगे शुरू में ना, यस, तो वो कहां से आएगा? सीड मनी। वो इसी देश का है। तो देश के पास पैसा है, सरकार के पास ऐसा हो ना हो, इस एजुकेशन को चलाने के लिए देश के पास पैसा है, वरना प्राइवेट नहीं आता। अब अगर आप बाबाओं का ले लीजिए मामला, कि खाली इन बाबाओं की, मैं मंदिरों में नहीं जा रहा, मैं मस्जिदों, दरगाहों और बाकी जगह नहीं जा रहा। मैं यही कहने वाली थी कि दर्शक बाद में ये ना कहें कि अच्छा सिर्फ हिंदू बाबाओं पे नजर है। पहले जो मुस्लिम हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो सिख हैं, जहां पर भी आपको ये दिख रहा है कि ये काला धन इकट्ठा हुआ है, वो वहां से ले लिया जाए, वहां से ले लिया जाए, वहां से ले लिया जाए ये सारा काला धन। तो हमारे यहाँ जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं वो डबल हैं एज कंपेयर टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, और सारे नहीं हैं उसमें, उसमें बड़े ही हैं। जो काउंटिंग हुई है उसमें बड़ी दरगाहें, बड़े मंदिर, बड़े बाबाओं से ही इतना पैसा निकाला जा सकता है कि हर बच्चे को फ्री एजुकेशन दे दी जाए और 10,000 रुपए कम से कम गवर्नमेंट स्कूल में तो दिए ही जा सकते हैं। वो वाला पैसा अगर ले लीजिए आप, तो इस देश का एजुकेशन सिस्टम तो पूरा तरह चलाया जा सकता है। पर ये सरकार या दूसरी सरकारें नहीं लेना चाहती, जाहिर, क्योंकि फिर वो काला धन कहाँ जाएगा जो सरकार में बैठे हुए लोग बना रहे हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी जो इस काले धन से जीविका चला रही हैं, जो उनकी जिंदगी है, जो उनका खून पानी है। तो आपको एकदम से हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, हर तरह के बाबाओं का, जिनका आप जिक्र कर रही थी, एकदम से उबाल सा दिखाई देता है। और इसके अंदर वो भी बाबा शामिल हैं जो बलात्कार के जुर्म में जेल में हैं और जिनको लगातार पैरोल मिल रही है, जबकि एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों को 5-5 साल से जेल में रखा गया है।
तो ये एक तरह का अटैक है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, एजुकेशन की क्वालिटी पे अटैक है। क्वालिटी पे अटैक है क्योंकि आप हटा रहे हैं डार्विनिज्म को वहाँ से, आप हटा रहे हैं पीरियोडिक टेबल को वहाँ से, आप चैप्टर आफ्टर चैप्टर, जो चैप्टर साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहा है उसको बाहर कर रहे हैं। ये तीसरी तरह का अटैक हुआ। चौथी तरह का अटैक है बाबाओं की को खुली छूट देना कुछ भी कहने की, और उनका एकदम से पार्टिसिपेशन बहुत बड़े लेवल के ऊपर रिलीजियस फंक्शंस में, जिनका कल्चर फिर बदल दिया गया है। जैसे साइंस का कल्चर बदला गया है, वैसे ही इन रिलीजियस फेस्टिवल्स का कल्चर बदला गया है। ये रिलीजियस फेस्टिवल सारे के सारे एग्रेसिव, माचो, नफरत से भरे हुए, उनमें कन्वर्ट कर दिए गए। टॉक्सिक मेरी बदकिस्मती है कि मैं इस बार और 30 साल में पहली बार इलाहाबाद के कुंभ मेले में नहीं जा पाया, इसलिए कि वहां पर खुलेआम धमकी दी गई थी और मेरे नाम के साथ कुछ भी हो सकता था। वरना मैं हर साल वहां जाता था, रिसर्च करता था, डेटा कलेक्ट करता था, लेके आता था और एनालाइज करता था। आपने पिछले वाले पॉडकास्ट में इसका जिक्र किया था कि हर कुंभ मेले में आप जाते हैं। बिल्कुल, इसमें नहीं जा पाया, लेकिन बच गए। इतना स्टैम्पीड और क्या क्या हो रहा था। मैं यही कह रहा हूँ कि बदल दिया गया कल्चर को, वहां के कल्चर ही को बदल दिया गया है कि आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं रैशनैलिटी के ऊपर, साइंस के ऊपर, साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर अटैक करने के। क्या कल्चर बदल दिया गया? आप इसको थोड़ा अनपैक करिए, बताइए क्या हुआ। मैं नहीं जा पाया। वहां पर सीधे खुले धमकी दी गई कि हम किसी मुसलमान को नहीं आने देंगे। मैं मुसलमान नहीं हूं, किसको इसको बताता खड़े होकर के। नाम तो नाम तो गौर रजा है। हाँ। और कोई भी इंस्टीट्यूशन, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बैक नहीं करता मुझे वहां जाने के लिए इन हालात में। तो वो तो 5 गवे में जा रहा है ना पैसा। अब मैं अप्लाई भी नहीं कर सकता कहीं। जो वहाँ का पानी था जिसमें लोग डुबकी लगा रहे थे, उसमें जो मात्रा, जो फीकल मैटर की मात्रा इतनी बढ़ी हुई थी कि वो कई गुना ज़्यादा थी जो एक्सेप्टेबल लिमिट। वो तो हमारे नॉर्मल कोर्स में भी नदियों के पानी में होती है। अब जब इतने लोग वहाँ पर थे तो जाहिर है उसका जो प्रेशर था तो कई 100 गुना ज़्यादा मात्रा थी। इट वाज अ कॉन्कॉक्शन ऑफ फीकल मैटर ओनली। वो हमेशा होता है कि उस पीरियड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। हमेशा उस जगह को बहुत साफ रखने के लिए कोशिशें की जाती हैं, बिकॉज अगर 5 करोड़ लोग इकट्ठा हो जाएं कुछ पीरियड के लिए सही, बहुत छोटे पीरियड के लिए सही, जो कल्पवासी आते हैं वो वहाँ 40 दिन रुकते हैं तो उनका लंबा अरसा होता है, लेकिन उनकी तादाद इतनी नहीं होती है। जो शाही स्नान वगैरह के दिन आते हैं उसमें बहुत बहुत मेजर जमावड़ा होता है वहाँ पर श्रद्धालुओं का। उस दिन बहुत ख़ास वो रखने की, और पहले, अब से पहले तक हमेशा जल्दी से जल्दी लोगों को वापस घर भेजने की कोशिश की जाती थी। इस बार बहुत देर तक लोग फंसे रह गए वहाँ पे। ना उनके लिए ट्रेन्स थी, ना उनके लिए बसें थीं, और अपनी गाड़ियों से जो आए उनका भी हाल हमने देखा। तो बहुत ब्रेकडाउन था, बहुत मेजर ब्रेकडाउन था हर तरह का, और उसमें स्टैम्पीड भी हुई तो बहुत लार्ज लेवल की है। उसके एस्टिमेट वहाँ के रहने वाले बहुत लार्ज नंबर बताते हैं जी। आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि हमारा मीडिया जो है वो लगातार साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर अटैक कर रहा है। अनसब्सटैंशिएटेड रिपोर्ट, कोई डेटा की ज़रूरत नहीं है, कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे से मारपीट और नफरत की बात करने की एक हवा सी चल पड़ी है बिल्कुल। और साइंटिफिक रैशनैलिटी से वो आम जनता को कहीं ज़्यादा दूर ले जा रही हैं ताकि कोई सवाल ना उठा पाए। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें डेटा फज्ड है, डेटा की बेस बदली जा रही है लगातार। SIR उसकी एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि आप लोगों को ही बाहर कर दें उसमें से। ये भी साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर अटैक है कि साइंटिफिक टेम्पर आपको ये कह रहा है कि हर एक नागरिक जो है उसे हक है देने का वोट, आप
पूरा एक प्रोजेक्ट चलाएं हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें जनता को के अलग अलग सेक्शंस को, खासतौर से दलितों को या ऑपोजिशन को जो वोट देने जा रहा है, आप उसको चुन चुन करके बाहर करने की कोशिश करें। ये पूरा का पूरा अटैक है साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर, साइंस के ऊपर, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। और ये आखिरी बात जो मैं आपके सवाल का जवाब लंबा हो गया है देना चाहता हूँ कि हम जब गरीब थे, हम जब जख्मी थे, हम जब बीमारियों से और अकाल से जूझ रहे थे, उस वक्त हमने कमर जब कसी थी साइंस करने की इस देश में, और साइंस को विकास का आधार बनाने की, तो उसकी लगाई हुई तब की लगाई हुई फसलों ने फल दिए 70, 80 और 90 के दशक में, और जो हमारी नई नस्लों ने काटे, दुनिया में हमारा नाम हुआ उसकी वजह से। अब जो कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है, उसका असर भी हमको काफ़ी देर में पता लगेगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। साइंस में आप एक दिन पीछे होते हैं तो हमेशा के लिए पीछे हो जाते हैं। ये बड़ा लंबा सफ़र है पिछले 10-12 साल का, जिसमें बहुत ख़तरनाक डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग साइंटिस्ट अपने अपने वो छोड़ के चले गए हैं, जहाँ उनके ग्रांट्स नहीं मिली हैं, जहाँ उनके स्कॉलरशिप्स नहीं मिले हैं। क्या करते? छोड़ के जाना ही था उन्हें इंस्टीट्यूशन को। कैसे सस्टेन करते? एक साइंस में एक ग्रुप बनाने में 5, 6, 10 ब्राइट लोगों का ग्रुप बनाने में 5 से 6 साल लगते हैं। दुनिया भर की स्टडीज़ ये कहती हैं। अगर वो ग्रुप टूट जाए, उनमें से 4 लोग चले जाएं देश को छोड़ करके, तो फिर हम साइंस में आगे नहीं बढ़ सकते। I'm just imagining the enormity of the loss that India is going to incur from this whole dumbing down project of this government. हिस्ट्री के, सोशल साइंस के एरिया में फिर भी डिबेट हो रही है। साइंस के एरिया में हमें पता ही नहीं है कि हमको क्या नुकसान होने जा रहा है। कोई डिबेट नहीं। सीधा सीधा देशद्रोह है ये सर। बिल्कुल। इस नुकसान का अंदाज़ा अगर कोई सोचे तो ये कहाँ पहुँचाएगा भारत को, पूरे समाज को। और एक नेशन के तौर पे हमारी जो पोजीशनिंग है दुनिया में, बहुत से गरीब मुल्क ऐसे थे जिनके पास बहुत ज़्यादा साइंस करने का, टेक्नोलॉजी करने का पैसा नहीं था, तो उन्होंने नहीं किया। लेकिन उन्होंने उल्टे पाँव तो नहीं वो बढ़े, कम से कम हम लोग पैसा खर्च करके पीछे जा रहे हैं और अज्ञानता में जा रहे हैं, अंधविश्वास में जा रहे हैं, बेवकूफ़ी में जा रहे हैं। ये तो बेवकूफ़ी में पैसा खर्च किया जा रहा है हमारा टैक्स पेयर का। भाई हमने फैक्ट्रीज बनाई हैं ना अंधविश्वास फैलाने की, पैदा करने की, उनका प्रोडक्ट ही यही है। जिन बाबाओं की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऐसा नहीं है कि बाबा का मतलब मुसलमान होता है। पाकिस्तान में भी बाबा पैदा हुए और एक बाबा का नाम तो विस्की बाबा है वहाँ पर। एक तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है कि जब हम अंधविश्वास की बात कर रहे हैं तो हम हर धर्म के अंधविश्वास की बात कर रहे हैं। बहुत से लोग आ जाते हैं ये लिखने के लिए कि आप किसी मुसलमान से, अरे भाई पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम समाज है वो अपने यहाँ के बाबाओं से, मुसलमानों से यही बातें कर रहा है। हमारे यहाँ हमें अपने धर्म के, अपने देश के जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनसे बात करनी है। आप लोग ये जो कहते हुए आते हैं, ये किसी को भी समझ में आएगा कि यहाँ पर जो बातचीत चल रही है वो हर धर्म, हर प्रकार के बाबाओं के बारे में बात चल रही है। ये लोग जिनकी आप बात कर रही हैं, इनके बारे में मेरा ख्याल ये है कि ये खबीस लोग हैं और इन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो आपको डिफेंसिव पे डालने के लिए आपको ये गाली दे रहे हैं कि आप सिर्फ हिंदुओं के बारे में बात करते हैं। जब आप मुसलमान बाबाओं के बारे में बात कीजिए तो सिर्फ मुसलमान बाबाओं के बारे में बात करते हैं। ये आपको डिफेंसिव पे डालना चाहते हैं। इन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो बात आप कह रहे हैं उसका जवाब इनके पास नहीं है, और इसलिए सिर्फ इल्ज़ाम लगाना इनकी एक आदत है, या इन्हें पैसे मिल रहे हैं वो 2 रुपए का मैसेज लिखने के। बहुत निराशा होती है इस बात से कि हमारे देश के लोग अपने भले के बारे में नहीं सोच रहे हैं। कोई और बात कर रहा है तो वो इतने अंधे हो गए हैं। और ये जो जादू से घिरी हुई हिप्नोटाइज्ड जनता है, अब इसको भी पता है कि देश कहीं नहीं पहुंच रहा है।
मेरा थोड़ा सा आपसे ख्याल फर्क है, क्योंकि 30 साल की मेरी रिसर्च ये बताती है कि इस देश की गरीब आम जनता, उसके बीच में जो 70 साल में मेहनत की गई है उसका असर पड़ा है, और वो अंधविश्वास से दूर हुई है लगातार, कंसिस्टेंटली। डेटा 30 साल की रिसर्च का ये बताता है। अब मुझे नहीं मालूम, इस साल में नहीं इस बार नहीं कलेक्ट किया है डेटा, लेकिन पिछले बार तक कुंभ मेले का डेटा ये बताता है कि धीरे 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 हमारे देश की जनता और मुल्कों के मुकाबले में ज्यादा तेजी से अंधविश्वास छोड़ रही थी। छोड़ रही थी। बिल्कुल। और ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज की तरफ बढ़ रही थी। ये मिडिल क्लास और मीडिया, जिसको मैं देशद्रोही मीडिया कहता हूं, वो वही काम कर रहा है जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था, कि हमारे पूरे देश को, इस सब कॉन्टिनेंट को उन्होंने स्नेक चार्मर्स का, सपेरों का, हाथियों का, बाबाओं का देश करार दे दिया था, तो अंधविश्वास का ठीक ही देश कहा करार था दिया। ना। मैं यही कह रहा हूं कि इस देश की जनता ने बहुत कुछ प्रोड्यूस किया है। इसी देश की जनता ने साइंस भी प्रोड्यूस की है, ऐसा इसी देश की जनता ने म्यूजिक भी प्रोड्यूस की है, इसी देश की जनता ने बेहतरीन फिल्म और लिटरेचर भी प्रोड्यूस किया है। आज की जो मीडिया है वो हमें प्रोजेक्ट कर रहा है कि बस इस देश के अंदर या तो पॉलिटिशियंस हैं और या बाबा हैं और या अंधविश्वास है। वो हर झाड़ी के पीछे भूत तलाश कर रहा है, आम आदमी हर झाड़ी के पीछे भूत नहीं तलाश कर रहा। कम हुआ है, लेकिन ये पागलपन बढ़ाने की पूरी कोशिश है, क्योंकि यहां अगर अंधविश्वास ना हो तो फिर नफरत के फसलें भी उगाना मुश्किल हो जाता है। साइंटिफिक टेम्पर के साथ नफरत की राजनीति मेल नहीं खाती। तर्क आ जाएगा, तर्क आ जाता, कॉजेलिटी का पता रहेगा। फिर ये पता रहेगा शायद लोगों को कि हम सब अफ्रीका से निकले। फिर ये पता रहेगा कि इंसानों के बीच में जो जातियों का बंटवारा है, वो बंटवारा बाद का बंटवारा है, वो अभी हाल ही का बंटवारा है। हम इस धरती के ऊपर लगभग 2 लाख साल पहले आए थे। फिर ये मालूम हो जाएगा कि कहाँ से कौन माइग्रेट कर रहा था। तो ये कहानियां कि आर्या यहाँ पैदा हुए, मेरा इस के ऊपर कब्जा है, तुम बाहर के हो, वगैरह वगैरह, मीनिंगलेस हो जाता है। डार्विनिज्म को हटाने के पीछे एक बड़ी वजह ये। क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमें पहले से पता था कि गाय का दूध खाना है, घी खाना है और दही खाना है और चीज़ बनाना है। ये सब तो हम पहले ही से कर रहे थे। तो मेजरली तो हम गाय को, एक गाय हो भैंस हो, उसको हम अपने काम का जानवर तो मान ही रहे थे। मान लीजिए पेशाब और पखाने में भी गाय के कुछ निकल आया। अब सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या उस जो भी चीज़ निकल आई, अच्छी चीज़ निकल आई मान लीजिए, क्या वो देश की जनता ग्रहण करने लगेगी, खाने पीने लगेगी? क्या आपको लगता है कि हम अपने फ़ायदे के लिए अब पीप एंड पूप में भी चले जाएंगे, उसको भी कंज्यूम करने लगेंगे? कोरोना का पीरियड आया, हम सबको याद है, हमारी याददाश्त के अंदर का पीरियड है। हमारे देश में और जगह भी इस तरह की हरकतें हुई, सभी सारे देशों में हुई, लेकिन हमारे देश में कल ले लेते हैं। क्या कहा गया हमसे? ये कहा गया कि ये गाय का कि पेशाब से नहाओ, कोरोना दूर हो जाएगा। गाय के पेशाब से हाथ मलो, कोरोना दूर हो जाएगा। एक डॉक्टर अपना वाइट एप्रन डॉक्टर का पहन के स्टेथोस्कोप लगा करके वो गोबर खा रहे थे। ये सब करो तो हो जाएगा ठीक, वीडियो बना रहे थे। तो मैं यही कह रहा हूं, मिडिल क्लास पगलाया हुआ है, आम आदमी नहीं। साइंटिस्ट ने क्या कहा? साइंटिस्ट ने कहा कीप डिस्टेंस। साइंटिस्ट ने कहा सैनिटाइज एनी प्रोडक्ट एंड एवरी प्रोडक्ट दैट कम्स इन और आउट ऑफ योर हाउस। साइंटिस्ट ने कहा अपने हाथ सैनिटाइज करो, सैनिटाइजर। आपने कहीं उस बीच में या उसके बाद गई हूं तो देखा कि लोगों ने बोतलों में सैनिटाइजर की जगह गाय का पेशाब रखा हुआ हो हाथ के लिए? नहीं, आम जनता ने किसकी बात मानी? डॉक्टर्स की।
आम जनता ने साइंटिस्ट की बात मानी, साइंटिस्ट के ऊपर उन्हें यकीन था। इस देश की जनता को साइंटिस्ट के ऊपर न सिर्फ मान है बल्कि उनके ऊपर यकीन भी है, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। एक साइंटिस्ट का नाम आते ही लोग इज्जत से पेश आने लगते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अंधविश्वास में धकेलने की पूरी कोशिश के बावजूद कोरोना के पीरियड में लोगों ने डिस्टेंस बना करके रखा, न कि वो गोबर खाना शुरू करते थे। बहुत सारे लोगों ने डाला के गोबर, ऊपर से एक मर भी गए वहां पे बंगाल में एक साथ। तो कितने लोगों को ब्लैक फंगस हुआ, उनकी आंखों की रोशनी चली गई, उनके फेफड़े खराब हो गए इसी एक्सपेरिमेंट में। एग्जैक्टली तो ये कोई जनरलाइज्ड वो नहीं है। 99% लोगों ने, जो मैंने 2 सर्वेज किए उस पीरियड में, यही कहा कि हमको साइंटिस्ट के ऊपर भरोसा है और हम वही फॉलो कर रहे हैं। हम साबुन से हाथ धो रहे हैं, हम सैनिटाइज कर रहे हैं चीज़ों को, हम धूप में रख रहे हैं चीज़ों को। यही था जो साइंटिस्ट ने बनाया था। मैं नहीं समझता कि इस देश की सारी जनता, आम जनता पागल हो गई। ये अलग बात है कि मेरी रिसर्च ये भी बताती है कि एक खाना हमारी सोच का होता है जिसमें इरैशनैलिटी होती है, और दूसरा खाना होता है जो रैशनल होता है पूरी तरह से। आपने कभी देखा है किसी सूटसेयर को, या जो आपका भविष्य बताते हैं, आंखें बंद करके पार कर ले सड़क? नहीं करता। वो दूसरों को तो बताता है कि तुम्हारी जिंदगी है, अभी कोई कुछ नहीं होगा, या कहता है कि आज एक्सीडेंट हो जाएगा, ना निकलो, वगैरह वगैरह। अरे भाई, तो अपनी आंख बंद करके निकल जाओ ना, अगर तुम्हारी जिंदगी है तो। कि नहीं होगा एक्सीडेंट? नहीं, इधर भी देखेंगे उधर भी देखेंगे। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये एक सेक्शन है जो लोगों को बेवकूफ बनाता है, और लोग बेवकूफ नहीं बनते। कभी कभी वो सेक्शन हमारी जो इरैशनैलिटी पे बेस्ड है, वो हावी हो जाता है हमारे ऊपर। अगर उसमें से कुछ भी साइंटिस्ट या ये जो सूडो साइंस है, इसमें गोबर पेशाब में कुछ भी निकाल करके दे दें, अच्छी से अच्छी बात कुछ निकाल करके दे दें, और अगर लोग उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, भाई जाहिर है, एक वो शेर है ना, जिंदगी इतनी भी गनीमत नहीं जिसके लिए अहद कमज़र्फ की हर शर्त गवारा कर लें। बहुत से लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं, हम जिंदा रहने के लिए भी ये नहीं इस्तेमाल करने वाले हैं। मेरा ये है कि क्या रैशनल भारतीय लोग अपनी सरकार से हाथ जोड़ के या डरा के या तर्क से ये बात कह सकते हैं कि ये हमारे टैक्स के पैसे को इस तरह मतलब गलत जगह इस्तेमाल करना बंद करें? कोई मैकेनिज्म है हमारे पास? कोई PIL हम मूव करें, कोर्ट चले जाएं, या प्रोटेस्ट तो अब कर नहीं सकते, तो कोई मैकेनिज्म है? हमारे पास 2 तरह के मैकेनिज्म होते हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में 2 तरह के। मैं ये सवाल इसलिए सर कर रही हूँ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, इसलिए ये राइट है हमारा कि हम मांग करें अपनी सरकार से। बिल्कुल। एक तो वो जहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन इंडिविजुअली भी दे सकते हैं, जैसे कोर्ट इंडिविजुअली भी जा सकते हैं हम, या किसी इंस्टीट्यूशन में जा करके हम जो भी करना है कर सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई ये किया जाए, ये नहीं किया जाए, हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा तरीका होता है जो नॉर्मल तरीका है किसी भी डेमोक्रेटिक समाज में, कि पॉलिटिकल पार्टीज आपकी बात उठाएं, मीडिया आपकी बात उठाएं। ये 2 पिलर्स हैं जो मेजर पिलर्स होते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये डिस्पेंसेशन इन दोनों में से किसी की आवाज़ सुनने को तैयार है, और मीडिया तो नतमस्तक हो ही गया है, वो आवाज़ उठाएगा ही नहीं आम जनता की। ये हमें पिछले 10 साल में सबक मिल चुका है कि मीडिया अब आम जनता की आवाज़ उठाने को तैयार नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज की ये बात सुनने को तैयार नहीं है। तो हम जिस तरह फैशिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं एक एक कदम करके, उसमें मेरे ख्याल में बद से बदतर हालात होने जा रहे हैं। और साइंस के ऊपर जो जिस तरह का अटैक लगातार हो रहा है, रैशनैलिटी के ऊपर, साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर जिस तरह का अटैक हो रहा है, उसमें अभी मुझे कोई रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी उठने को अभी उस तरह से तैयार नहीं है जिस तरह से हिस्टोरियंस उठे हैं या और लोग उठे हैं। हमारे यहाँ राइटर्स उठे हैं, पोइट्स उठे हैं, लेखक उठे हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी अभी उठने को तैयार नहीं है। कि अगर आप लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे ये आगे बढ़े जहाँ इसको पहुँचना चाहिए। इस तरह की बातें जितनी आम हो जाएं, कॉमन सेंस हो जाएं,
और कोई रास्ता नहीं हमारे पास, क्योंकि जो मीडिया है वो तो उठा नहीं रहा है। तो जो इस तरह का यूट्यूब पर जो लोग काम कर रहे हैं और अपने समाज और देश के लिए कर रहे हैं, तो उसको सपोर्ट मिल रही है। तो ये जो आपने फैक्ट्स बताए कि 50 इंस्टीट्यूशंस जो टैक्स पेयर के पैसे से चल रहे हैं वो उसमें लगा दिए गए हैं, तो ये इसकी 50 जो रिकॉर्डेड है, है, इससे ज्यादा होंगे जी, मेरा अंदाजा ये जी। है। क्या हमारी एक जो स्टैंडिंग है, ग्लोबल स्टैंडिंग है एज ए नेशन, इसके ऊपर भी तो इम्पैक्ट पड़ता होगा, क्योंकि साइंस हमेशा जो है वो कोऑपरेशन में एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक में ऑपरेट करते हैं इंस्टीट्यूशंस। तो वो जो विदेशी कोलैबोरेटर्स थे हमारे, जो हमारी अलग अलग मुल्कों के साइंस और लैब्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ कोऑपरेटिव काम चल रहा होगा, क्या उन लोगों को ये पता चल गया होगा कि भारत में अब ये सब चल रहा है? जाहिर है कि पॉलिटिकल फोर्सेस में ख़ासतौर से प्रधानमंत्री के उस पर तो रिएक्शन आए ही हैं, हमें मालूम है। दुनिया के साइंटिस्ट्स ने उसके ऊपर कमेंट किया है, हमारे देश के साइंटिस्ट ने कमेंट किया है उसके ऊपर। किया है, तो साइंटिस्ट का कमेंट आया। पहली बार हिस्ट्री में तीनों एकेडमीज, साइंस एकेडमीज हैं, इलाहाबाद की, दिल्ली की और बेंगलोर की, तीनों ने मिल करके बहुत सख्त बयान दिया था जब डार्विनिज्म के ऊपर अटैक आ रहा था। तो दुनिया के और साइंटिस्ट ने भी उसके ऊपर बहुत कड़ा प्रतिरोध व्यक्त किया था कि ये इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए, देश के अंदर किसी भी देश में नहीं होनी चाहिए। डार्विनिज्म जो है वो दुनिया में साइंस को एक नया मोड़ देने के लिए और इंसानियत को एक नया मोड़ देने के लिए बहुत अहम चीज़ है। ये कहना था साइंटिस्ट का, तो वो एक एविडेंस है। लेकिन ये कि हमारे देश में साइंस का जो हाल होने जा रहा है या हो रहा है धीरे धीरे, उस पर दुनिया की नजरें हैं या नहीं, ये आपका सवाल है। तो उसके क्या इंडिकेटर्स होंगे? एक साइंटिस्ट के लिए ये इंडिकेटर होगा कि हमारे यहाँ जो बेहतरीन दुनिया के जर्नल्स हैं उसमें, which are highly cited journals, उसमें क्या हमारा शेयर बढ़ा है या नहीं, जी, नंबर बढ़ा है या नहीं। तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता सकता हूं कि ऐसा नहीं हुआ है। जबकि 2000 के बाद से चाइना का बहुत तेज राइजिंग ग्राफ है इंटरनेशनल जर्नल्स में। हाईली साइटेड जो जर्नल्स होते हैं, जो हाईली रेप्यूटेड जर्नल्स होते हैं, हमारे यहाँ बीच बीच में डिप आए हैं इन 10 सालों में, लेकिन ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट ही रहा है वो, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो दुनिया की नजरें इस पे हमेशा रहती हैं। दैट इज वन ऑफ द मेजर इंडिकेटर्स कि साइंस का हाल अच्छा है या बुरा हाल है। जी। तीसरा इंडिकेटर होता है हमने कितने वो फाइल किए जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ इनोवेशन हुआ या नहीं हुआ किसी एरिया के अंदर। तो उसमें भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है, लेकिन वो ज़्यादातर ये डिपिक्ट करता है कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ कितना बढ़ रहे हैं। अभी क्लेम किया गया है कि आज की खबर कह रही है कि स्टार्टअप जो हैं हमारे यहाँ, उन्होंने एक बड़ा लार्ज नंबर क्रॉस कर लिया है। ये स्टार्टअप क्या है? ये टेक्नोलॉजी के एरिया में है जी। और ये टेक्नोलॉजी के एरिया में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। हमारे पास चाइना से, जो हमारा पड़ोसी है, उससे हमें कंपेयर करना चाहिए। उससे ताल्लुकात अच्छे हैं या बुरे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वहाँ के कंपैरिजन, हमको वहाँ से के साथ कंपैरिजन करना चाहिए, क्योंकि हम तभी आज़ाद हुए जब वो आज़ाद हुए। वो 1 साल बाद आज़ाद हुए। इनफैक्ट चाइना में रेवोल्यूशन 1 साल बाद हुआ हमारे। चाइना के अंदर अगर हम क्लिप्स ही देख लें जो इनोवेशंस हो रहे हैं, वो कमाल के। देखिए, ये है देखने वाली बात। जो आप लोग देखें, जब आप रील्स देखते हैं और एक झटके में 2-3 घंटे रील्स पर बिता देते हैं, तो चाइना के रील्स देखा करें। चाइना के रील्स अगर देखें तो आप, उन्होंने ग्रास रूट लेवल के ऊपर इतने सारे इनोवेशन किए हैं। ग्लैमरस चीज़ों को छोड़ दीजिए कि बुलेट ट्रेन बना दी, ऐसे एरियाज में जहाँ पुल बनाया ही कोई ख्वाब ख्याल में नहीं था जी। कि पुल बनाया जाए। वो कैसे हुआ है ये?
उन्होंने जब लैब बनाई अपनी, स्काई लैब बनाई अपनी, तो जब एस्ट्रोनॉट्स गए तो उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स के प्रोग्राम में ये बात भी रखी कि वहां से वो एक्सपेरिमेंट जो धरती पर नहीं किए जा सकते, स्कूलों में बीम किए जाएंगे। वो एक्सपेरिमेंट वहां करेंगे वो एस्ट्रोनॉट, और डायरेक्टली बच्चों को एड्रेस करेंगे, वहां से लेक्चर देंगे। ये है सोच जो किसी भी मुल्क को, किसी भी समाज को आगे ले जाती। वहां वो टेक्नोलॉजी नहीं दिखा रहे थे, वहां ये नहीं कह रहे थे कि हमने भेज दिया, क्या कमाल का काम किया। यहां नहीं रुके, वो वहां के बच्चों को देख रहे थे कि हम साइंस के वो एक्सपेरिमेंट जो धरती पर नहीं हो सकते, वो हम यहां करके अपने बच्चों को दिखाएंगे। हम सिर्फ टेक्स्ट बुक में पढ़ा नहीं गए, हमें जैसे ही मिलेगा क्या हम वो कर रहे हैं? नहीं, हम तो पीरियोडिक टेबल भी हटा रहे हैं साइंस की किताब में से। क्यों हटा रहे हैं? इसलिए हटा रहे हैं कि बाबाओं को पढ़ाना है अपने प्रवचन में कि 5 तत्व हैं, उनसे ही सब कुछ बना। हाँ, और भभूत का सारा सिस्टम है उनके पास। लोग ये कहते हैं वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, आप यहाँ डेमोक्रेसी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर ये भी हम बार्टर कर लें कि भाई ठीक है डेमोक्रेसी ले लो, डिक्टेटर दे दो, और कम से कम साइंस हो, तो हमारे तो डिक्टेटर भी इतने नकली और करप्ट हैं कि उनसे भी नहीं हो पाएगा। आप डमरू बजा रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि वहां पर एक हद तक समान किस्म का समाज बनाने की कोशिश की गई, और वहां की गवर्नमेंट को वहां के आम जनता की चिंता थी। हाँ, वो सर्व करने आए थे। हमारे यहाँ अब ये एविडेंस मौजूद है, और मैं आपके दर्शकों से कह रहा हूं कि आप खुद देख लीजिए अभी कि क्या आप 2014 से पहले जिस तरह आजादी से अपनी बात कह सकते थे, लिख सकते थे, सोशल मीडिया पे डाल सकते थे, क्या आज आप वो कर पा रहे हैं? खुद अपने गरेबान में मुंह डाल के देखिए कि क्या आप उतना खुद को आजाद महसूस करते हैं? क्या आपको ये डर लगता है कि नहीं, कि अगर मैंने ये डाल दिया तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी? अगर ये डर लगता है तो आप किसी बहुत अच्छे माहौल में नहीं रह रहे हैं, और इसके खिलाफ आप ही को आवाज उठानी पड़ेगी। बदलाव खुद आपको ही लाना पड़ेगा। रजा साहब, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी के सवाल को ही साइंस का माना जाता है। ज़रा इस पर बात होनी चाहिए कि हम बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं से हमारे पास पैसे थे तो हमने ख़रीद लिया, कहीं से टेक्नोलॉजी आई और हम बेस्ट ऑफ द फोन्स, बेस्ट ऑफ द डिजिटल मीडिया, सारे इक्विपमेंट्स, हमारा पूरा घर ऑन ऑटोमेशन हो सकता है, ब्लूटूथ कनेक्टेड है, हम घर में घुसे तो एलेक्सा भी मौजूद है, और बाकी सारे गैजेट्स जो हैं वो आपकी ग़ुलामी के लिए रेडी हैं क्योंकि ब्लूटूथ से कनेक्टेड हैं। आपने उनको एक बाय द प्रेस ऑफ द बटन, इसको लोग साइंस समझ रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी है। ये जो फ़र्क है कि ये डेवलपमेंट साइंस का कुछ और है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कुछ और है। एक कम पढ़ा लिखा इंसान जो 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 किसी भी तरह की काबिलियत ना रखता हो, वो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है, वो साइंटिस्ट नहीं हो जाता उससे। आप सही कह रही हैं। इसीलिए मैंने बार बार जब कहा कि हम बहुत गरीब मुल्क थे, तब हमने कहा साइंस करेंगे हम। मैंने ये नहीं कहा कि टेक्नोलॉजी करेंगे, टेक्नोलॉजी भी किया हमने, लेकिन हम साइंस करेंगे, क्योंकि उस वक्त की लीडरशिप जो थी वो बहुत सेंसिटिव थी इस बात को लेकर के कि बिना साइंस के टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। हम अपनी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर सकते, तो अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए हमें साइंस में एक लार्ज आर्मी ऑफ साइंटिस्ट चाहिए थी, तो हमने पैदा की, और बेहतरीन साइंटिस्ट पैदा किए जिन्होंने देश में उतना अच्छा शायद काम ना किया हो, लेकिन देश से बाहर जाकर के तो हमने चमत्कार ही कर दिया। हमारे साइंटिस्ट की बहुत इज्जत थी। साइंस और टेक्नोलॉजी में फर्क क्या है? साइंस का मतलब होता है ज्ञान हासिल करना। इस ब्रह्मांड को, चाहे वो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा हो, उसके लॉज को समझने की कोशिश करना। वो कैसे चलता है, कैसे चीजें घटती हैं, एक घटना के पीछे क्या चीजें हैं जिनकी वजह से वो घटना
घटी। ये समझने की कोशिश साइंस, सवाल उठाना और उनके जवाब तलाश करना साइंस है। सवाल ऐसे जो बेबाक हों और जवाब ऐसे जो पॉलिटिक्स से निर्धारित ना हो, ये है साइंस। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी है इंसान की क्षमता बढ़ाने के लिए चीजों को पैदा करना। साइंस का यह मकसद नहीं है। साइंस का मकसद है ज्ञान हासिल करना, बस। और टेक्नोलॉजी का मकसद है हमारी क्षमता बढ़ाना, यानी स्पीड बढ़ा देना, एफिशिएंसी बढ़ा देना। हमारे जो 5 सेंसेस हैं या हम जो कुछ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसकी एफिशिएंसी, उसकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ाना है मकसद टेक्नोलॉजी का। यानी आप 50 मजदूरों को लेकर के एक घर बनाते थे महीने भर में, या एक पुल बनाते थे हजारों मजदूरों को लेकर के, वो आप कम टाइम में कहीं कम मजदूरों का इस्तेमाल किए हुए आप पुल बना दीजिए। आप एक घर तोड़ते थे बहुत सारे मजदूर लगा के, अब एक बुलडोजर से तोड़ दीजिए, कुछ घंटे में मस्जिद टूट के अलग हो जाएगी। और अब तो मंदिरों का नंबर आ गया है तो मंदिर भी टूट जाएंगे उससे। मणिकर्णिका। हमारी क्षमता बढ़ गई तोड़ने की। आप एक गोली से एक आदमी को मार सकते थे, अब आप एक बम गिरा करके लाखों लोगों को मार सकते हैं। फिलिस्तीन के अंदर हजारों बच्चों का कत्ल कर सकते हैं घर बैठे हुए। तो यह है क्षमता बढ़ाने वाली बात। यहां उसका कैसे इस्तेमाल होगा टेक्नोलॉजी का, वहां पर साइंटिस्ट का रोल खत्म हो जाता है। वहां पर इकोनॉमिक्स आती है, कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी, कौन सी टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर राजनीति और इकोनॉमिक्स, ये 2 चीजें रोल अदा करती हैं किसी भी देश के अंदर। तो इनको अलग अलग समझना चाहिए। हम जब बाहर से खरीदते हैं, अपने देश में खुद नहीं पैदा करते, क्योंकि अपने देश में तो क्षमता ही नहीं है, आपने साइंस की ही नहीं। पाकिस्तान ने साइंस नहीं की, उनकी कोई क्षमता नहीं है। पाकिस्तान का नाम बार बार लेते रहिए इस मामले में, कि बहुत अब मुझे पता है ना, वो कमेंट में आएंगे। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान को भी साथ में रगड़ते रहिए। तो पाकिस्तान में या म्यांमार में या श्रीलंका में या नेपाल में या अफगानिस्तान में या ईरान इनसे अलग है? नहीं, ईरान बहुत आगे है, मैं तो बहुत बार गई हूँ। तो ईरान अलग है, लेकिन सऊदी अरब में अगर हम लें तो इन जगहों के ऊपर हमें साफ दिखाई दे रहा है। अफ्रीकन की कंट्रीज को ले लें, पर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान है, बहुत जहालत है वहां पर, ऑलमोस्ट अनसिविलाइज्ड नेशन की तरह से है वो। वहां उन्होंने साइंस में नहीं इन्वेस्ट किया। उनके यहाँ CSIR भी 1 लैब है, 2 लैब है, कुछ ऐसा है, नहीं लिया। तो उन्होंने सब कुछ बाहर से लिया है। आप देख लीजिए उनका क्या हाल है। 2 दिन डेमोक्रेसी नहीं टिकती। मगर सर पर ये मामला मुसलमानों में नहीं है खाली। आप ये भी समझ लीजिए और आपके दर्शक भी समझ लें कि नेपाल का भी वही हाल है, वहां मुसलमान नहीं। एनीवे, पाकिस्तान में जिस तरह से उनकी बाहें कभी भी मरोड़ देता था अमेरिका, अब हमारे यहां होने लगा। हाँ भाई, ये तो कमाल ही हुआ है। कुछ भी कर रहे हैं, 50% टैरिफ लगाने के बाद फिर 25% और लगाएंगे, और तेल कहाँ से लोगे, कहाँ से नहीं लोगे। तो अगर आपके पास अपना इंटरनेट नहीं है तो जिस दिन चाहे आपकी बाहें मरोड़ी जा सकती हैं। आप ये सोचिए, गूगल मैप एक दिन के लिए अगर बंद कर दिया जाए तो क्या हाल होगा हमारे देश की इकोनॉमी का आज की डेट में। इससे पहले नहीं होता शायद उतना बुरा हाल, जब तक गूगल मैप नहीं था। अब हर ट्रक वाला गूगल मैप से ही चलता है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, किस तरफ से जाना है, किस तरफ खुला हुआ है, किस तरफ बंद है, ये हम सब रोज देख रहे होते हैं। तो अगर आपके पास साइंस नहीं है तो आपका अपना गूगल मैप नहीं हो सकता।
और तब आप वल्नरेबल हो जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो दूसरे ने बनाई थी। हमें फ्रांस राफेल का सोर्स कोड देने से इनकार कर रहा है। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कोई शर्त हमने नहीं रखी थी, सिर्फ बहुत सारी शर्तें रखी थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया सोर्स कोड देने से। क्यों नहीं देते, उनकी है ये शर्त हमने रखी थी। बाकी सारी चीजें यहाँ प्रोड्यूस होंगी, सब कुछ होता रहेगा, मान लिया गया है, लेकिन कितना होगा कितना नहीं होगा वो तो आगे वक्त बताएगा। पर सोर्स कोड उनके पास होगा। एक रिपोर्ट, लेकिन अगर हमें मान भी लें और उनके पास सोर्स कोड है, तो उन्होंने कितना दिया हमें नहीं पता लगेगा, अगर हमारे यहाँ साइंस नहीं है तो। हाँ, करेंगे क्या उसकी बिल्कुल हम उस हालत में पहुंच जाएंगे जो PL480 का। इस जनरेशन को PL480 के बारे में नहीं पता है। अमेरिका दे रहा था हमको अनाज, और हमारे पास उस लेवल का अनाज तोलने के तरीके ही नहीं थे। हम वहां से यहां तक पहुंचे हैं। हमारे पास तराजू नहीं थी उस अनाज को तोलने के लिए जो अमेरिका हमें दे रहा था। आज हम कह सकते हैं कि हमारे पास है। क्यों? इसलिए कि हमने अपने यहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप की। मेरी बात हो रही थी सेठना से, ओमी सेठना, जो सेकंड डायरेक्टर थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। उनका इंटरव्यू मैंने लिया था। तो वो कहने लगे कि जब वॉर हुई चाइना के साथ, तो सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हम वहां तक अपने जवानों के लिए खून कैसे पहुंचाएंगे। खून की जरूरत थी, देश देने को तैयार था, लेकिन खून पहुंचाया कैसे जाए? क्योंकि हमारे यहाँ साइंटिस्ट मौजूद थे और तब तक डेवलप हो चुके थे नेहरू के विजन की वजह से। इसलिए उन्होंने बिना रेफ्रिजरेशन के तरीका निकाला कि वहां तक खून पहुंचाया जा सके। आपके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होगी। अमेरिका ने आपको गुब्बारे की टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया था। गुब्बारे की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ खुद डेवलप की गई, क्योंकि उस वक्त अमेरिका ने कहा था कि इसके मिलिट्री एप्लीकेशंस हैं गुब्बारे के। ये जो बच्चे जिस गुब्बारे से खेलते हैं, इसकी बात कर रहे हैं आप? जी हैं? जी। अच्छा, ये आज की जनरेशन को नहीं पता है। हाँ, मैं तो आज की भी नहीं हूँ, मुझे ही नहीं पता है। आप बहुत छोटी हैं, मगर फिर भी अच्छा। और ये PL गेहूं क्या था? PL480 हमारे यहाँ बहुत भूखमरी थी, और अमेरिका ने PL480 एक स्कीम थी जिसका नाम था PL480। अच्छा, उस स्कीम के तहत बहुत सारा अनाज तरह तरह का देने की हमको बातचीत की थी। एक कहते हैं एक जमाने में कुछ लाल रंग के गेहूं आया था, ये वही है? ये वही है। तो वो जेनेटिकली इन्फीरियर गेहूं था, ऐसा कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल इन्फीरियर था, और ये हमारे यहाँ तब तक ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। बहरहाल ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तक आते। और ग्रीन रेवोल्यूशन खुद भी देखिए टेक्नोलॉजी और साइंस की ही देन थी कि आज हमारा पेट तो भरा हुआ है। मल्टीनेशनल्स ने हमारे बच्चों के लिए पाउडर्ड मिल्क देने की टेक्नोलॉजी मना कर दी थी, CSIR को डेवलप करनी पड़ी। ये है साइंस का खेल। साइंस में पीछे रहना तो बड़ा खतरनाक है। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इसलिए मेरी जनरेशन के लोग बहुत परेशान हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को थोड़ा बहुत जानते हैं और उसका रिश्ता जानते हैं क्या होता है समाज के साथ। एक तो ये है कि रिश्ता क्या होता है समाज के साथ, दूसरा हमने जो अपना रिश्ता हर एक से बिगाड़ा हुआ है एक नेशन के तौर पे, वो फिर हमारा जो आदान प्रदान है, जो म्यूचुअल गिव एंड टेक है, उसके ऊपर भी तो असर पड़ेगा। अब जैसे हमारे IIT के लड़के पहले चले जा रहे थे आराम से, हालांकि वो भी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, साइंस नहीं था, लेकिन चलिए टेक्नोलॉजी में ही एक आज मैं रिसर्च, जब मैं आपसे बात करने के लिए अपनी तैयारी कर रही थी तो उस पर मैं ये सुना मैंने कि हमारा जो ये 2K का जो क्राइसिस एक आया था, सबके दिमाग में था कि कैसे होगा अगर तारीख बदल गई, सारे कंप्यूटर जाम हो जाएंगे। जेनजी को नहीं पता है वो जो होक्स था वो ये था कि जैसे ही 1999 के बाद 2000 का साल शुरू होगा तो जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं कंप्यूटर में वो सारे के सारे 1999 तक के प्रोग्राम हैं, तो उसमें जाने के लिए ट्रांजिशन में प्रॉब्लम आएगी। उसकी वजह से पैनिक मोड में चली गई थी, वेस्ट पूरा चला गया था और उसमें बहुत सारे हमारे बहुत बेसिक
लेवल के इंजीनियर्स को जॉब मिली अमेरिका में, और बैक ऑफिस भी उन्होंने यहाँ बनाया, और यहाँ पर भी बहुत लोगों को आज जो हम बूम देख रहे हैं, आज उनके बच्चे जो हैं जेनजी के बराबर हो गए हैं और उनको नहीं पता ये है। हमारा आदान प्रदान अब ये हो रहा है कि हमारे ये जो डिजिटल कुलीज हैं इनको भी अब कोई लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि थोड़ा बैड बिहेवियर का भी प्रॉब्लम है, थोड़ा हमारी डिप्लोमेसी भी तार तार हो रही है। हमने दोस्त खो दिए, अफ़गानिस्तान के अलावा कोई दोस्त ही नहीं हमारे पास। तो और अफ़गानिस्तान से आप क्या ले सकते हैं, तो पता नहीं क्या ले सकते हैं। अफ़गानिस्तान से भी कुछ ले सकते हैं, चिलगोज़े ले सकते हैं। ठीक है, तो अफगानिस्तान से हम टेररिज्म ले सकते हैं। अफगानिस्तान कहीं टेररिज्म कर रहा है अब? मुझे लगता है उसने भी वो छोड़ दिया है। अपने मुल्क में ही इतना कर रहा है कि उसे बाहर करने की जरूरत नहीं है। पॉलिसी बना के कर रहा है वो तो पॉलिसी, और हम उस पॉलिसी को वेलकम कर रहे हैं अकेली। तो ये जो हमारे लोगों का बाहर जाना, सीख के आना, यहाँ आकर के कुछ अच्छा करना, ये इस पर रोक लग रही है। आपको क्या लगता है कि जो हमारा डिप्लोमेटिक कैटास्ट्रॉफी है इस समय का, उससे साइंस पर क्या असर पड़ेगा? क्या आपने कहा रफाल के कौन सा कोड आपने बताया? सोर्स कोड वो नहीं दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी में हमारा ये आदान प्रदान, खबर यही कहती है, मतलब जो पब्लिक डोमेन में है वो ये बात सर्कुलेट हो रही है लगातार कि वो सोर्स कोड नहीं दे रहे हैं जी। तो जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे अमेरिका, कनाडा और वहीं रह जाते थे, अब उन पर नज़र पड़ गई है वहाँ के सिस्टम की और वो वापस भेज रहे हैं। ऐसे में साइंस का हमने भी गला घोटा और वहाँ बाहर जाके जो हो रहा था वो भी नहीं हो रहा है। हाउ डू यू लुक एट इट? जो फॉरेन कॉन्टैक्ट है हमारा वो सफ़र कर रहा है, और हाउ डज दैट गोइंग टू इम्पैक्ट? इसी में मैं इस सवाल को भी जोड़ना चाहती हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर में क्या कुछ रिसर्च हो रही थी, जो हमारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस थे, कंपनीज हों या और कुछ हों, क्या वहाँ पर चल रहा है काम? प्राइवेट सेक्टर में जो हिस्ट्री कह रही है वो ये कह रही है कि प्राइवेट सेक्टर ने वो टेक्नोलॉजीज और वो साइंस हमें देने को हमेशा इनकार किया है जो लेटेस्ट होती है। यानी अगर इलेक्ट्रिक मोटर है तो वो 20 साल पुरानी मोटर हमें देंगे, और लेटेस्ट मोटर जो है वो रखेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर रहा हूँ, वो रखेंगे अपनी कंट्री के लिए, वो यहाँ प्रोड्यूस भी नहीं करेंगे। कार होगी तो वो भी पुरानी ही हमको यहाँ प्रोड्यूस करने के लिए देंगे, अपने यहाँ वाली कार हमको नहीं देंगे। बहरहाल उसमें थोड़ी सी कमी आई है क्योंकि उनको मार्केट बड़ा दिखाई दे रहा है। इसमें थोड़ा सा याद दिला दूं कि आईफोन भारत में ना बनाए जाए, इसकी बात सीधे सीधे ट्रंप ने की थी। तो जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जब खराब होते हैं बड़े लोगों के साथ तो इस हद तक खराब होते हैं, इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ। आपके दो पहलू हैं। एक तो ये पहलू है कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो जब तक उसका पूरा नियंत्रण ना हो आपके यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर के नहीं आएगी, नहीं बनाएगी, आपको देगी भी नहीं। ये बात हमें समझ लेना चाहिए। ये जो पूरा कोल्ड वॉर का पीरियड है उसमें हमको लगातार यही देखने को मिला। उन्होंने मार्केट्स बांटे हुए हैं और उन मार्केट्स में क्या इंट्रोड्यूस करना है क्या नहीं करना है वो ही तय करते हैं। दूसरी बात है कि ताल्लुकात और कंट्रीज से रखने की। मैं फॉरेन अफेयर्स में तो बिल्कुल जाहिल ही माना जाऊंगा, लेकिन ये कि मुझे ये पता है कि साइंस की तरक्की बिना दोस्ती के नहीं होती। यही जानना था। साइंस में हम आपस में एक दूसरे से लगातार सीखते रहते हैं नई चीजें, और जो विकसित देश हैं वो भी सीखते हैं उन देशों से जिन देशों में साइंस बहुत कच्ची है। इसको इस तरह से देख लीजिए आप कि अमेरिका डेवलप हो ही नहीं सकता था जब तक कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग हर हिस्से से जमा ना करता। आज ट्रंप जो कदम उठा रहे हैं वो अमेरिका के लिए भी बहुत खतरनाक है कि वो सबको बाहर भगा रहे हैं वहां से, और कोशिश ये है इस नाम के ऊपर कि हम अपने वालों को ही रखेंगे। तो ये राजनीति में तो चल जाता है, साइंस में इसका बड़ा नुकसान होता है। जब आपके ताल्लुकात अपने पड़ोसी देशों से, दूसरे देशों से, विकसित देशों से और कम विकसित देशों से अच्छे होते हैं तो आपके यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी फलने फूलने का इसलिए रास्ता खुल जाता है कि फिर आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ जाता है।
दूसरे देशों में क्या हो रहा है, वो कैसे कर रहे हैं, वो कौन सी प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, क्या हमारे यहाँ उस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो दुनिया भर में बेहतर होगा, इंसानियत के लिए बेहतर होगा, हमारे समाज के लिए बेहतर होगा। ये सारे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आयरन कर्टन हो तो आपको पता ही नहीं लगेगा दूसरे देशों में साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं। आप तो सिर्फ जो पेपर्स छप रहे हैं उन्हीं को ही पढ़ेंगे, और वो भी पढ़ना आसान नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस में होते थे। पहले तो ट्रांसलेशन भी बहुत मुश्किल था, अब तो ट्रांसलेशन गूगल पे मिल जाता है, थोड़ा बहुत समझ लें। जब तक ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे और इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होगा साइंटिस्ट के बीच में, आपके देश के साइंटिस्ट और दुनिया भर के साइंटिस्ट, तब तक आपकी साइंस जो है वो तरक्की नहीं कर सकती। और इस बात को आज मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत पहले हिंदुस्तान आए हुए एक सफीर ने कहा है, और उसने ये कहा है अपनी किताब में कि मैं हिंदुस्तान आया, यहां के बुद्धिजीवियों से मिला और मुझे ये लगा, मैं अल बरूनी की बात कर जी, रहा मैं हूं, समझ गई। यहां के बुद्धिजीवियों से मिला, मुझे लगा कि ये कह रहे हैं कि इन्हें सब कुछ आता है, इन्हें दुनिया से कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, और यही इस सभ्यता के पतन का कारण होगा। वही हुआ, हम पिछड़ गए। मगर आज़ादी के फ़ौरन बाद, क्योंकि हमारे आज़ादी के जो नेता थे वो फ़ॉरेन एजुकेटेड थे, और उस इंटरेक्शन की वजह से उनके पास बेटर आइडियल्स थे और वैल्यू सिस्टम उन्होंने समझ लिया था कि यूरोप में जो तरक्की आई वो कैसे पढ़े आई। लिखे थे सबसे पहले, तो ये जी। कहिए ना, आपको समझ लेना चाहिए कि वो 8वां पास नहीं थे, वो 10वां पास नहीं थे। उन्होंने ऑल पॉलिटिकल क्या साइंस, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए नहीं किया था, बल्कि वो जानते थे और दुनिया के बेहतरीन दिमागों के साथ लगातार उनका संपर्क था। हाँ। साइंटिस्ट हों, राइटर्स हों, पोएट्स हों, फिल्म मेकर्स हों, गांधी, नेहरू, पटेल, आज़ाद वगैरह वगैरह, ये सारे लोग ऐसे थे जिनके डायरेक्ट ताल्लुक थे बेहतरीन दिमाग। तो जो अल बरूनी का ऑब्जर्वेशन था उसमें एक रुकावट आई थी जब हमारे इन नेताओं ने ये तय किया था कि भारत साइंस में आगे जाएगा और टेक्नोलॉजी में को अडॉप्ट करेगा, और उस पर अब हम जानबूझ करके एक जैसे मतलब दौड़ते हुए घोड़े की टांगे काट दो तो वो मुंह के बल गिरता है, ये वो वाली सिचुएशन आई, वो जख्मी घोड़ा बना दिया है भारत को। अभी ऐसे में हम विदेशों के साथ जो हमारा होना चाहिए वो बिगड़ गया है, और हम बाहर से वापस भेजे जा रहे हैं, उन कंट्रीज से जहाँ जाना चाहते थे वहाँ से हम बाहर भेजे जा रहे हैं। आपको आगे अगले 10 साल का भारत की ट्रेजेक्ट्री क्या दिखती है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन? मैं साइंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्योर एजुकेशन की बात कर रही हूँ। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में वो दुनिया को देख रहे हैं कि दुनिया कहाँ आगे बढ़ रही है, और ऐसे में उनके पास साथ ही साथ नफ़रत का ज्ञान भी आ रहा है, और उनको ये बताया जा रहा है कि हमारी बदहाली का कारण कुछ विधर्मी लोग हैं जो दूसरे धर्म के लोग हैं। उसमें आपने देखा 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पर हमने सबसे ज़्यादा अत्याचार क्रिश्चियंस पर किए, और बहुत बड़ी तादाद में दिवाली मनाने की अमेरिका और कनाडा से हम तस्वीरें भेजते हैं। ये जो क्रिश्चियन हैं भारत के जिन पर अत्याचार किए गए, ये भारत के लोग हैं, उनकी चमड़ी, उनकी हड्डी मज्जा सब भारत की है, और भारत के लोग विदेश जा कर के दिवाली मनाने के वीडियोस हमें भेजते हैं। ये जो बेईमानी है इससे कैसे निपटा जाए? इससे आप नहीं निपट सकते सिवाय इसके कि हमको पॉलिटिकल कल्चर को दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, हमको पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को, क्योंकि ये एनकरेज हो रहा है सब कुछ। ये लोग हाशिए पर थे जो इस तरह से अटैक करते थे। आप किसी भी इस ऐसे अटैक को देखें जिसमें वीडियो बनाए गए हैं, एक तो वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपको पूरी खुली छूट है, पूरी आज़ादी है, ये कॉन्फिडेंस है, ये यकीन है कि आपके ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं लगाया जाएगा, FIR भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और फूल पहनाए जाएंगे। हाँ, आपको इनाम मिलेगा, वरना क्राइम करते वक्त इंसान अपने क्राइम को छुपाने की कोशिश करता है। तो इसका तो एक ही इलाज है
लेकिन ये याद रखिए कि ऐसी किसी भी भीड़ में आपने 25, 30, 50 लोगों से ज्यादा नहीं देखे होंगे। ऐसा नहीं है कि हजारों लोग गए थे जो मस्जिद के आगे जाकर के डीजे कर रहे थे। जब दंगा हो जाता है तब भीड़ इकट्ठा होती है। जब ये 10, 15, 20 लोग दंगा कर देते हैं, जब ये तोड़फोड़ मचा देते हैं, तब लोग जमा होते हैं। तो ये एक पैटर्न है। कुछ लोग जो ट्रेन है उनको ये काम दिया गया है कि तुम इस तरह का उन्माद फैलाते रहो, लगातार फैलाते रहो समाज के अंदर। कनाडा में अगर कोई जाकर के चर्च के ऊपर अटैक करता है तो जाहिर है कि उसके ऊपर बहुत सख्त होगा। तो आपकी वो हिम्मत कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में या किसी बाहर के देश में नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे फायदा भी नहीं है कोई। यहां वोट थोड़ी ना मिलेंगे उससे। वोट तो यहां चाहिए आप। ये जो भट्टी है नफरत की, इसको जलाए रखने की जरूरत इसलिए है कि आपको गद्दी पे जमे रहना है। कुछ बेवकूफ लोग हैं जो बहुत नैरो इंटरेस्ट के लिए, यानी कुछ पैसों के लिए या कोई गद्दी के लिए या हार पहनाए जाने के लिए, या आपने उनको कह दिया कि तुम इस एरिया के इंचार्ज हो गए, इतनी छोटी चीज के ऊपर अपने मुल्क को ये धकेल रहे हैं नफरत की आग में। पर जो बड़े प्रोजेक्ट लेके बैठे हैं कि हमें गद्दी पे जमे रहना है, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको बदलना पड़ेगा। जिन्होंने ये तय किया कि हमें गद्दी पे जमे रहना है और उसके लिए वो वोट उनको चाहिए और वोट के लिए वो नफरत पर, तो ये सारा चक्कर अगर वोट के लिए हो रहा है और अगर उनको जनता ये अश्योर कर दे कि भाई आप ही बने रहिए, हमें तो आपको हटा के हमें तो प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है, ठीक है, तो आप ही बने रहिए, लेकिन इस देश को बख्श दीजिए, यहाँ सही चीज़ें होने दीजिए। ये अगर लोग जत्थे के जत्थे सिग्नेचर कैंपेन चला करके अपने नेताओं को अश्योर करें कि हम आपको नहीं हटाना चाहते, बने रहिए मगर सही काम करिए, इससे कुछ हल निकलेगा क्या? ये करना पड़ेगा क्या? वहां काम करना भी तो आता हो, उसकी चाह भी तो हो दिल में। 11 साल में तो सीखे नहीं। इन्हें एक ही रास्ता पता है भाई। इनमें से ज्यादातर नेता दो तरीके के हैं। या तो वो जो दूसरी पार्टियां छोड़ के आए हैं, उन्होंने बेईमानियां की हैं जिंदगी भर और इस डर में कि उनकी बेईमानियां पकड़ी जाएंगी इधर की तरफ आ गए, और यहां वो धुलाई मशीन लगी हुई थी, वो पाक साफ हो गए। और दूसरे वो हैं जो आरएसएस की शाखाओं में पले बढ़े हैं, उन्हें और कुछ आता ही नहीं। उनका तो तरीका यही, उन्होंने जिंदगी भर नफरत फैलाई है। पिछले 90 साल 100 साल से उन्होंने यही काम किया है, तो अभी कैसे बदल जाएं? उन्होंने अपने से वादा किया, उन्होंने दूसरों से वादा किया है, जो कर रहे हैं वही है, आता भी है और वही करने के लिए आए थे। तो आप डेलीगेशन पे डेलीगेशन लेकर के चले जाएं, उससे कुछ नहीं होने जा रहा। आपको बदलना पड़ेगा पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को, और ये कहना पड़ेगा कि बस बहुत हो चुका, अब हमें ये बर्दाश्त नहीं है। और मुझे यकीन है कि हमारे देश का नौजवान उठेगा एक दिन और कहेगा अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें चुनाव से बड़ी उम्मीद रहती है। ये एक डेमोक्रेसी का एक रिचुअल है जिसको ये लगातार अभी भी जारी है, इसको नहीं रोका गया है। चुनाव की प्रक्रिया पूरी होती है, कैंपेन चलती है, लाखों का खर्च होता है, मतलब लाखों का नहीं अरबों का खर्च होता है चुनाव की प्रक्रिया में। लेकिन आपको अभी कुछ उम्मीद बची है कि चुनावों से हम कुछ भी सही नतीजा हासिल कर सकते हैं? यानी जनता जिस दिन चाह ले कि हमें तब्दीली चाहिए, जनता को क्या तब्दीली चुनाव से मिल सकती है? देखिए, मुझे जनता में हमेशा यकीन रहा है, इसके बावजूद कि ये यकीन कभी कभी डिप्रेशन में भेज देता है आपको। मेरा सवाल ये नहीं था। जनता से यकीन है, जनता सही सोचेगी, अपने हित में सोचेगी, लेकिन जिस दिन जनता प्योरली अपने हित में सोच करके अगर तब्दीली लाना चाहेगी, तो अब क्या तब्दीली जनता के वोट से हासिल हो सकती है? मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल वहीं आ रहा हूँ। इस जनता ने, सिर्फ लीडर्स ने नहीं, मैंने 3-4 लीडर्स के नाम लिए, गांधी हैं, नेहरू हैं, पटेल हैं, आज़ाद हैं, सैकड़ों हजारों में लीडर्स पैदा हुए उस वक्त। पर वो सिर्फ लीडर्स ने नहीं, इस जनता ने अंग्रेजों को लड़ करके बाहर भगाया। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी,
और उस वक्त कोई इतना बड़ा मुल्क आजाद नहीं हुआ था। हम लगभग पहले मुल्कों में से हैं जो इस सब कॉन्टिनेंट में या आसपास के पड़ोसी देशों में आजाद हुए। तो ये जनता ने किया। जनता ने इंदिरा गांधी को सबक पढ़ाया। बहुत ताकतवर नेता थी। कैसे पढ़ाया सबक? इमरजेंसी के बाद किस तरह से लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया है खड़े होकर। मेरा सवाल ही यही है। एग्जैक्टली, मैं वहां आ रहा हूं। खिलाफ वोट करने से क्या आपको अपने, अगर वोट से नहीं मिल रहा है तो दो बातें साफ हो जाती हैं। एक तो ये कि शुरुआत के पीरियड में हिंदू मुसलमान किया गया, उसके बाद लिंचिंग की गई, उसके बाद आगे बढ़े तो हमें दिखाई दिया कि खरीदे गए लोग, सरकार की सरकार खरीद ली गई, एमएलएस खरीद लिए गए, और उसके बाद अब हमें दिखाई दे रहा है एसआईआर का प्रोजेक्ट। ये करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए कि शायद इस पॉलिटिकल पार्टी को, यानी भारतीय जनता पार्टी को, ये यकीन नहीं रहा है कि अगर सच्चे तरीके से, अच्छे तरीके से किया जाए इलेक्शन तो वो जीत पाएंगे, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। यानी जनता त्रस्त हो रही है, ये उन्हें भी पता है, और कब उलट जाएगी यकीन नहीं है। इसलिए एक के बाद एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं वो। जहां तक जनता के उठने का सवाल है, दुनिया भर में हमें मालूम है, प्रोवर्ब जो बहुत घिसा पिटा है वो यूज करें कि बाप का घड़ा जिस दिन भरेगा उस दिन फूटेगा वो, और जनता जो है वो उठ खड़ी होगी। मुझे पूरा यकीन है, और लोकतांत्रिक तरीके से उठेगी। हमारे देश में इतना बड़ा है कि इसकी जनसंख्या ने हमेशा इस देश को बचाया है 1857 से लेकर आज तक। मुझे लगता है कि कोई भी इस देश को आयरन हैंड से नहीं चला सकता, जो कोशिश है इस सरकार की। आयरन हैंड से इतना बड़ा देश नहीं चलाया जा सकता। यहां पर किसान उठेंगे, यहां पर नौजवान उठेंगे, मजदूर उठेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि बदलाव आएगा। ऐसा नहीं चल सकता। थोड़ी ज़्यादा बुराई कर ली हमने सरकार की। कोई ऐसी बात जो अच्छी हुई हो पिछले 10-12 साल में, जिसका आप चाहें जिक्र करना, और ये कि वो अच्छी बात है तो उसको और आगे बढ़ाया जाए? कोई ऐसी अच्छी बात ये है कि हमें पता लग गया कि ये असल में जो पूरा नफरती गैंग है इस मुल्क के अंदर जो पनप रहा था, वो मुल्क के साथ क्या कर सकता है। ये थोड़ा ढका छुपा था क्योंकि इनके हाथ में सत्ता नहीं थी। अब हमें पता लग गया कि सत्ता इनके हाथ में दो तो ये क्या करेंगे। बस, यानी बद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, अब वो खुल गई है मुट्ठी खुल चुकी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं, एजुकेशन में क्या कर रहे हैं, जुडिशरी को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, मीडिया को किस तरह से बंदी बना करके छोड़ दिया है इन्होंने, ये सब पता लग गया। ये हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर चल रहा है या हिंदू राष्ट्र आ चुका है, घोषणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विदेशों में भी तो मुंह दिखाना है। आसान बात होती है। देखिए, निज़ाम मुस्तफ़ा में आपको बताने की जरूरत नहीं कि उसमें होना क्या है। बिल्कुल इसी तरह से हिंदू राष्ट्र में आपको बताने की जरूरत नहीं है अंदर क्या होना है। बस हिंदू राष्ट्र रिपीट करते जाओ, लोग पागल बन जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी नज़र नहीं पड़ रही, लेकिन कुछ भला हो रहा, हिंदुओं का ही भला हो रहा हो, ये उनके लिए आई है सरकार, मान लीजिए उनके लिए अच्छा काम हो रहा है, हम देख नहीं पा रहे हैं कोई ऐसी पॉलिसी जो, अब जैसे मैं इशारा करना चाहूँगी टेम्पल इकोनॉमी। एक चीज़ होती है, आप इकोनॉमिस्ट नहीं हैं लेकिन फिर भी मैं छेड़ना चाह रही थी इस बात को कि एक टेम्पल इकोनॉमी है। जैसे गौहर रज़ा जा नहीं सकते कुंभ के मेले में रिसर्च करने के लिए, उसी तरह से कोई माला और धूप बत्ती बेचने मुसलमान भी नहीं जा सकता। ठीक है, हो गया, सब बाहर हो गए। ये जो टेम्पल इकोनॉमी है, क्या इससे कुछ हिंदुओं का भला हो सकता है, हो रहा है? आपको लगता है कि ये तो कम से कम उन्हीं के लिए है प्योरली? देखिए, एक सेक्शन का हमेशा भला होता ही है, तभी चलती हैं चीजें। अगर उस सेक्शन का भला नहीं हो रहा हो, वो जो बेईमान थे और पार्टीज में उनका भला हुआ कि एक जगह मिल गई उनको, वो आ गए छोड़ करके। जो सबसे ज्यादा हिंसक समाज का तत्व था, उसका तो भला हुआ ही है इस बीच में। उसको रिस्पेक्टेबिलिटी मिल गई, उसको फूलों की माला पहनाई जाने लगी,
आप टेम्पल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। टेम्पल इकोनॉमी की बात हम आज के देश आज क्यों कर रहे हैं? उसमें कौन सी ऐसी बढ़ोतरी आ गई है? टेम्पल की इकोनॉमी तो बहुत पहले से थी। हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर लोग आते ही थे, उनको विजिट करते थे, टेम्पल्स में जाते थे, दरगाहों में जाते थे, इन सब जगहों में जाते थे। वो तो चल ही रहा था। उसमें कौन सी ऐसी खास बात आ गई? उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं आई है। कम से कम एविडेंस नहीं कहता कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ गया। हरिद्वार में मुसलमान एंटर ना करें, इसके लिए बाकायदा पॉलिसी बनाने की बात हो गई है। मणिकर्णिका घाट अभी आपको पता है वहाँ पर जो चल रहा है उससे हिंदू भी नाराज़ हैं, ये हो रहा है। तो ये जो हमारे जोग्राफिक फीचर्स थे, जो पहाड़ हैं, घाट हैं, नदियाँ हैं, इनका रिलीजियस एप्रोप्रिएशन हो गया है कि यानी गंगा तो इस देश की एक मुख्य धारा है ना, उसको ही अगर आउट ऑफ बाउंड कर दिया जाएगा उसके लिए जो हिंदू नहीं है, तो ये एक ख़ास तरह का समाज तो बना है जिससे इकोनॉमी वाटर के इर्द गिर्द जो भी वाटर बॉडी होती है, ख़ासकर इस तरह की धारा है, उसके इर्द गिर्द की सारी इकोनॉमी अप्रोप्रिएट हो जाती है। नहीं तो मतलब टेम्पल इकोनॉमी की या धर्म के मोनेटाइजेशन की, अगर उसको इस तरह से रखें, रिलीजियस मोनेटाइजेशन को देखें अगर हम, तो उसमें आप लोगों को बाहर ही तो कर रहे हैं, इंक्लूड कहाँ कर रहे हैं? हिंदू और मुसलमान कल तक दोनों जाते थे, अब आप हिंदुओं को रख रहे हैं, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को निकाल रहे हैं। याद रखिए कि आप फॉरेनर्स को नहीं निकाल रहे, कोशिश ये है, लेकिन जो घाट के ऊपर बंदा है वो तो अटैक कर रहा है फॉरेनर्स पे, क्योंकि आपने कहा हिंदू के अलावा कोई नहीं आना चाहिए यहाँ पे। जापानीज पूरा ग्रुप था, उनको बाहर किया है उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने टोपी एक खास तरह की लगा रखी थी। तो ये जो मतलब कहना, तो आप किट्टी को, बास्केट को छोटे से छोटा करते जा रहे हैं ना। ईसोटेरिक ग्रुप्स। कल को आप कहेंगे कि दलितों को नहीं आने देंगे हम, वो तो पहले ही से था, कई जगह दलितों का प्रवेश वर्जित वो था। बदलाव आ रहा था, दलितों का प्रवेश शुरू हो गया था इस देश के अंदर। अब आप कहेंगे कि अब हम किसी भी दलित को नहीं आने देंगे, तो ये कहां रुकेगा सिलसिला? अभी आप देश के अंदर के क्रिश्चियंस को और देश के अंदर के मुसलमानों को बाहर कर सकते हैं, और फिर मुसलमान कहेंगे कि भाई हम दरगाह के ऊपर नहीं आने देंगे, क्रिश्चियंस कहेंगे कि हम इसके अंदर नहीं घुसने। ये सिलसिला रुकेगा कहां? आप कह रही हैं कि कुछ अच्छाई तो हुई होगी, इसमें अच्छाई मुझे दिखाई ही नहीं दे रही। दुनिया में कहीं भी इस तरह से एक्सक्लूड कर करके लोगों को आप नहीं चला सकते। बड़ा डिप्रेसिंग है सब, क्या कहूँ। खेल की दुनिया में आप देखिए, वहाँ नफरत आ गई है, कहीं पर भी, मतलब एनीथिंग जो आप जोड़ना चाहते हो, जिस पर मेरे पास सवाल भी ना हो लेकिन आपको कोई हकीकत जो पता हो साइंस के हवाले से देश की। मुझे सिर्फ जो बात कहनी है आखिर में, वो यही कहनी है कि साइंस को लेकर के अगर जागरूकता नहीं बढ़ाई गई, और हमारे पॉडकास्ट करने वाले उन्हीं के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है इस वक्त, क्योंकि ये गवर्नमेंट ना तो डेटा देने के लिए तैयार है और ना ये मीडिया इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार है। तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप जैसे दोस्तों के ऊपर है, कि साइंस की दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको लोगों के बीच में उजागर करने की कोशिश करें। कितना हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि इस देश की जनता का विश्वास है साइंटिस्ट में, इस देश की जनता का विश्वास है साइंस के अंदर, इस देश की जनता चाहती है और जानती है कि विकास का रास्ता अगर कोई है तो वो साइंस का ही रास्ता है, और ये सवाल हम लगातार उठाते रहें।
आपने स्टैटिस्टिक्स की बात की, डेटा की बात की। डेटा का सवाल तो बहुत बड़ा सवाल है। भारत में बहुत सारी ऐसे डेटा जो सरकार की नाकामियों को उजागर करते हैं, वो अब कलेक्ट ही नहीं किए जा रहे हैं, सरकार ही नहीं कलेक्ट कर रही है, तो क्या कलेक्ट करेंगे? कर भी रही है तो बहुत बेईमानी के साथ हो रहा है, बहुत कुछ काम उसमें। स्टैटिस्टिक्स का क्या हाल है वो बताइए। बहुत सारी चीजें रोक दी गई, उसमें सबसे बड़ी चीज तो हमारी जो जनगणना थी वही रोक दी गई। 100 साल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। मैकॉले को इतनी गाली देते हैं, उसने भी नहीं किया था कि भाई बंद कर दो इसको, हमें यहाँ इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। ऐसा तो खर्च होता था उस वक्त भी, अंग्रेज क्यों करते फिर? उन्होंने भी नहीं किया था। इन्होंने आकर के जनगणना भी रोक दी, आज तक तो हुई नहीं है इनके दौर में। जनगणना जैसी चीज़ भी होनी चाहिए, ये तो हमें अंग्रेज़ों ने ही सिखाया था। अब हम मैकॉले को और अंग्रेज़ों को कितनी भी बुराई कर लें उनकी, लेकिन सर अगर हमारा इंटरेक्शन उनके साथ, ये जो हमारा 100 साल से ज़्यादा का इंटरेक्शन यूरोप के साथ, बल्कि और ज़्यादा 1700 के आसपास से हम लगातार देख रहे हैं, 17वीं शताब्दी से जो यूरोप का इम्पैक्ट है, उसी ने हमें कुछ बेहतर बनाया है। ओरिजिनली हमने अपने लिए तो कुछ बेहतर किया नहीं है। तो जो ये लैमेंट है कि बार बार हम अंग्रेज़ों को बुरा कहते हैं, ठीक है, अपनी शर्तों पे किया उन्होंने, अपनी शर्तों पे किया, हमें इस्तेमाल किया, लेकिन हमें वो दे गए। जो आप ये जो हमें दे गए, पोस्टल सर्विसेज दे गए, रेलवे सर्विसेज दे गए, जो जाल बना करके दे गए, संरचना दे गए पूरी, ये अगर वो भी ना होता तो हमारा तो हमें नहीं लगता हमारे पास कभी भी अंदर से ये बात आती कि हमें आगे बढ़ना है। और जो हमारे लीडर्स थे वो भी अगर अंग्रेज़ों के इंस्टीट्यूशंस में नहीं पढ़े होते तो क्या होता। मैंने एक पॉडकास्ट किया भी है कि कैसे अंग्रेज़ी शिक्षा सिर्फ अंग्रेज़ी शिक्षा नहीं थी सर, वहाँ दलित भी बैठा था, वहाँ लड़की भी बैठी थी। इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उससे पहले जो भी सिस्टम था उसमें ना दलित था ना महिला थी। तो दलित और महिलाओं को तो हम तो पूरी तरह ऋणी हैं अंग्रेज़ों के। अगर वो नहीं होते तो हमारे पास फुले और अंबेडकर भी नहीं होते, पेरियार भी नहीं होते। ये तो मतलब आई रियली वांट टू पे माय ट्रिब्यूट्स टू दीज पीपल, जो विदेशी आए, जो यूरोपियंस आए, जिन्होंने हमें ये दिया कि यूनिवर्सल एजुकेशन, जिसमें दलित का बच्चा और महिला लड़की बैठ के पढ़ सकती है। रमाबाई और रुक्माबाई नहीं मिलती हमें अगर ये अंग्रेज़ नहीं होते। तो आई फील क्वाइट इंडेटेड अबाउट देयर प्रेजेंस इन आवर सोसाइटी। मेरा टेक इसके ऊपर ये है कि जो कुछ उन्होंने हमसे ले लिया वो उसमें हमें भयानक है। क्या ले लिया? हम दुनिया की 1/4 दौलत पैदा कर रहे थे अंग्रेजों के आने से पहले। जिस तरह की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप ने देखी थी, उसके बाद तो हमें पीछे हो ही जाना था। वो यहाँ नहीं भी आते हमसे तो वो बहुत आगे बढ़ने ही वाले थे। जरूरी नहीं है वैसे तो ये सारी चीजें कयास आराइयां होती हैं कि ऐसा होता तो क्या होता और वैसा होता तो क्या होता, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था इसलिए वो आ पाए यहाँ पर। लेकिन उनके आने से पहले ही ये देश और चाइना, ये 2 जगह ऐसी थी जो दुनिया की 1/4 दौलत हम और 1/4 दौलत यानी आधी दौलत हम 2 देश तैयार कर रहे थे। हाँ, देश नहीं, सिविलाइजेशनल करवट ले चुका था, दुनिया ले चुकी थी। और हम पीछे हो, हाँ, हम बहुत पीछे होते, हम पीछे हो गए और पीछे होते चले गए। और चले गए में अंग्रेजों का बहुत बड़ा हाथ है। उनको अपनी वजह से रेलवेज लगानी पड़ी है, बाकी तार और वगैरह वगैरह, वो सारी हिस्ट्री है जिसका आपने जिक्र किया। तो ये कहना कि ये नहीं होता इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होता, देर सवेर होता, अगर हम ऐसे ही रहते। लेकिन इंपीरियलिज्म का ज़माना था, इंपीरियलिज्म को दुनिया के हर हिस्से में कब्जा करना था। हमारे यहाँ भी कब्जा किया और हमारे यहाँ से जो दौलत लूट के वो ले गए, वो उनकी जिंदगी का, उनकी रूह के लिए, उनके खून के लिए, उनके पसीने के लिए बहुत ज़रूरी था। उसके बिना वो भी सर्वाइव नहीं कर सकते थे। हमने आज़ादी के बाद क्या किया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने आज़ादी के बाद जिस तरह से अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश की, उसमें रिमार्केबल चीज़ें की। हम 10% अपने यहाँ प्रोड्यूस कर रहे थे चीज़ें जब आज़ाद हुए तो, और बाकी 90% इम्पोर्ट कर रहे थे। और 60 के दशक के आते आते हम 90% चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे थे और 10% इम्पोर्ट कर रहे थे।
ये बदलाव Flip है हो गया। नेहरूवियन एरा के दौरान। इवन दैट हैज़ अ वेस्टर्न इम्पैक्ट ना। वो वेस्टर्न उन्होंने क्या कहा था, बांध के लिए उन्होंने कहा था यही हमारे आज के मंदिर हैं। तो नेहरूज माइंडसेट वाज रूटेड इन दैट ट्रेडिशन, जो साइंटिफिक ट्रेडिशन था जो हमें विदेश से मिला था। तो ये तो बहस सेटल्ड है कि हमने अपने इंडिजिनस कोई नॉलेज सिस्टम, और आज भी यूनिवर्सिटीज़ में एक बहुत दकियानूसी बात को बढ़ाया जा रहा है। इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के नाम पे जो पैसा लगाया जा रहा है रिसर्च में, हायर एजुकेशन में, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, कोई एक चीज़ बता दीजिए। मतलब ठीक है, एक स्ट्रेच एक्सरसाइज हमने ज़रूर दुनिया को दी है, उसके अलावा कुछ बताइए कि हमने क्या अच्छा दे दिया है दुनिया को। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो फसाड है, उसके पीछे जो गड़बड़ चल रही है, वो पूरी की पूरी सूडो साइंस की गड़बड़ चल रही है, और ये अब हर यूनिवर्सिटी में हो रहा है। तो शिबा साहिबा, ऐसा है कि एक बात मैं बिल्कुल दिल से यकीन रखता हूँ, और वो ये रखता हूँ कि साइंस किसी की कभी भी बपौती नहीं रही, और किसी भी एक तरह की साइंस को इस तरह के नाम देना गैर साइंसी है, एंटी साइंस है। मैं नहीं मानता कि कोई चीज वेस्टर्न साइंस होती है। नहीं, मैं ये नहीं मैं नहीं मानता कि कोई चीज इस्लामिक साइंस होती है। मैं भी नहीं मैं नहीं मानता कि कोई चीज वैदिक साइंस होती है या चाइनीज साइंस होती है। वैदिक मैथमेटिक्स होक्स है। ये सारी की सारी कैटेगरीज जो हैं ये बेकार हैं। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के नाम पर जो इस वक्त चल रहा है यूनिवर्सिटीज में, उस पर नजर डाली आपने कभी? मैंने बिल्कुल नजर डाली, और मैं क्योंकि मानता हूं कि साइंस पूरी मानवता की संपत्ति होती है, इसलिए कुछ वेस्टर्न साइंस है या इंडियन साइंस है या इंडियन नॉलेज सिस्टम है, ये बेकार की पॉलिटिकल कैटेगरीज हैं। ये मेरे हिसाब से किसी भी तरह से किसी भी देश में इनको पनपने नहीं देना चाहिए। इस तरह की सोच को ही नहीं पनपने देना चाहिए। साइंस साइंस होती है। ठीक बात है। साइंस को साइंस की नज़र से देखिए, वो चाहे वेस्ट में डेवलप होती, चाहे हमारे यहाँ जब डेवलप हो रही थी तो हमने बहुत अच्छा काम किया। जब हमारे यहाँ से सेंटर अरब वर्ल्ड में शिफ्ट हो गया, या मिडिल ईस्ट जिसको कहते हैं, वेस्ट एशिया कहते हैं, वहाँ शिफ्ट हो गया, वहाँ साइंस डेवलप हुई, और फिर यूरोप में हुई। पर प्रॉपर्टी वो ह्यूमैनिटी की है। बेशक कोई भी ये नहीं कहता कि न्यूटन्स लॉज जो हैं वेस्टर्न लॉज हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि E=mc² जो है वो यूरोपियन साइंस है जी। ये पॉलिटिकल कैटेगरीज हैं, इनसे हमें इस चश्मे से हमें नहीं देखना चाहिए। हमारे यहाँ की जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है इस वक्त, वो नफरत फैलाने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहा है। उनमें से एक चीज ये भी कि अपने को बड़ा बना करके, छोटी चीजें ऐड करके, करिकुलम को तब्दील करके, हमारे पास वैसे ही बहुत कुछ है दुनिया को बताने के लिए कि हमने पुराने जमाने में किया। लेकिन पुराने जमाने में किया भाई, अब क्या हाल है? अब तो देख लो, अब क्या कर रहे हो तुम, अब किस हाल में हो। मैं चाइना एक उसमें गया था, कॉन्फ्रेंस में गया था, और वहां पर बात कर रहा था। हम जब बाहर जाते हैं तो हमारा नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद जगता है, राष्ट्रवाद जाग जाता है। तो मैं वहाँ कह रहा था, आपकी सिविलाइजेशन भी बड़ी सिविलाइजेशन है, कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है, हमारी भी है। तो इंटरप्रेटर के थ्रू बात हो रही थी, हम ऐसे ही शुरू करते हैं बात। तो वो मिनिस्टर जो थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उस वक्त, कहने लगे वो तो सब ठीक है, हमने वो सब रिजॉल्व कर लिया अपने यहाँ, हम थे बड़े, हमें अब तो ये देखना है, जिम्मेदारी ये है कि आज हम क्या हैं और क्या हम यूरोप से आज compete कर सकते हैं या नहीं। ये चाइना में चाइनीज मंत्री कह रहे थे। वाह। मंत्री बजाय ये फैलाने के कि हम कितने ग्रेट थे, मेरी हाँ में हाँ मिलाते, हाँ साहब आप भी ग्रेट थे, हम भी ग्रेट थे, ऐसी बात करके अच्छी छोड़ देते, उन्होंने फौरन ही रोक दिया। हाँ ठीक है, हम पुराने ज़माने में ठीक थे, बड़े थे, हमने बहुत कुछ दुनिया को दिया है, आज हमारी क्या हालत है। और फिर उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हम 2020 तक, ये मैं 2002-3 की बात कर रहा हूँ, हम 2020 तक वहां पहुंच जाएं जहां यूरोप 1980 में था। ये उनका टारगेट था। वो तो बहुत आगे निकल गए।
अभी जो नई ट्रेन आई है उनकी, वो तो बुलेट ट्रेन से भी कहीं ज़्यादा की स्पीड पे आई है। और मैं सोच के डर लगता है कि इतनी तो स्पीड पे बजाय कोई चीज़ इसके कि वो चलेगी। पीछे चले जाते और कहते कि हम कितने ग्रेट थे, हम कितने बड़े थे, हम कितने दुनिया को सिखाया हमने, हमारी वजह से है सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ी उसकी वजह, ये कहने के बजाय वो ये कह रहे थे कि आज हमें डेवलप करनी है, अभी डेवलप करनी है। हम पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, हम आगे देख रहे हैं। अगर ये प्रवृत्ति हमारी नई नस्लों के अंदर आ जाए तो ऐसे पॉलिटिकल फोर्स को वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। हम लोग इतने बेईमान क्यों हैं? इंटेग्रिटी का सवाल है। पता नहीं क्या जेनेटिक नहीं पता नहीं क्या है, हम इतने बेईमान क्यों हैं? फिर हम सच को सामने से नकारते हैं, अपने खिलाफ कर लेते हैं सच को, मैं अपने को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये एक ऐसा, आप ये सोचिए कि अर्नब गोस्वामी ने इन्फोसिस के चीफ के सामने बैठ करके ये गपबाजी करी कि जब मैं लंदन से चला और बेंगलोर पहुंचा तो मुझे लगा मैं डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में आया हूं। और नारायण मूर्ति सुन रहे थे, नोट कर रहे थे, और वो जो इलीट लोग, इलीट जनता, इलीट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो पैसे वाली जो जनता टेबल पे बैठी हुई थी सामने, कॉन्क्लेव में ये हो रहा था, वो ताली बजा रही थी। ये आपस में झूठ बोलने का और आपस में एक दूसरे के झूठ को वाह वाह करने का जो ढोंग चल रहा है, ये कैसे, इसको कैसे एड्रेस करें? ये मैं परेशान हो जाती हूँ कि अर्नब ने झूठ बोला, नारायण मूर्ति को बोलना चाहिए था कि नहीं ये तो आप कुछ ज़्यादा ही बोल गए। चलो वो दो लोग झूठ बोल रहे थे, ये जो पूरे 50 लोग बैठे थे ये कैसे शामिल थे इस फ्रॉड में? मैं ये नहीं समझ पाती हूँ। आपस में ही झूठ बोल रहे हैं। ये भी हमारे पास जो सैंपल है बहुत छोटा है। अगर आप मुल्क के आम आदमी की बात कर रहे हैं तो वो ना झूठ बर्दाश्त करता है ज़्यादा देर, और ना ज़्यादा देर झूठ में फंसता है। वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है सच की बेसिस के ऊपर, सीधे रास्ते की बेसिस के ऊपर। जो भी कर सकता है अपने देश के लिए वो करने की कोशिश करता है। ये फ्रॉड लोग हैं जिनको इकट्ठा किया जा रहा है, और वो अब सेंटर स्टेज में। वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नौजवान जब ये कह रहा था आज हम अमेरिका से पूछते हो कि तुम क्या हो बे, वो ये कह रहा था, तो मुझे, और उसका फिर वीडियो आ गया बाद में कि भाई मुझसे गलती हुई, मुझे नहीं पता था, और उसको तो समझ आ गया। लेकिन ये उसी तुम क्या हो बे का जो लेटेस्ट वर्जन है वो अर्नब गोस्वामी होगा, ये हमने तब नहीं सोचा था। अर्नब गोस्वामी हैज़ बिकम दैट। ये बहुत, मतलब दुनिया देख रही है भाई, इतना झूठ, आंखों में धूल झोंकना। अर्नब गोस्वामी को जो पैसे मिलते हैं, अर्नब गोस्वामी की जो क्लाइंटेल है, वो वही सुनना चाहती है जो अर्नब गोस्वामी बोल रहे हैं। लेकिन वो सारा हिंदुस्तान नहीं है। वो बताना चाहते हैं कि वो सारा हिंदुस्तान है, वो सारे हिंदू हैं। नहीं है वो हिंदू, ऐसे नहीं है हिंदुस्तान ऐसा। मुझे उसका सिर्फ इक्विवेलेंट एक ही लगा कि हाँ, हम इतने डेवलप कर गए हैं कि जब सैटेलाइट से या ऊंचाई से हमारी सड़कें देखी जाती हैं, उसके गड्ढे देखे जाते हैं, तो वो चांद के गड्ढों के बराबर वो गड्ढे होते हैं। चांद पे भी ऑक्सीजन नहीं है, हमारे यहाँ भी हवा खराब है, ऑक्सीजन की कमी है ना। चांद पे भी पानी नहीं है, हमारे यहाँ भी पीने लायक पानी नहीं है, उसमें फेसेस हैं। और आप ये देखिए, अभी तो ये आ गया कि यूरेनियम एनरिच या क्या क्या पानी में मिला हुआ है, तो हवा, पानी और गड्ढे सब चांदी के बराबर हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया सर। फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कई बार, ज़्यादा हकीकत पे बात करो तो ये हो जाता है। बहुत शुक्रिया किंतु परंतु बुलाने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया, मुझे बुलाने के लिए बहुत अच्छा लगा कि कम से कम कोई तो है जो साइंटिफिक टेम्पर की बात करने के लिए तैयार है और दबंग तरीके से बेबाक सवाल उठाने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया।